तिरुपतीची स्टार्ट करा. दादा माझा आवाज क्लिअर येतोय ना? हॅलो. येस. येस तिरुपती येतोय तिरुपतीची हो. तुमचा आवाज. हा येतोय. ओके 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 थँक्यू थँक्यू. सो प्लीज सर्वांनी आपापले मायक्रोफोन्स ऑफ करून घ्या आणि स्वागतम सुस्वागतम. मी तिरुपती गायकवाड तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो आजच्या या नवीन उपक्रमामध्ये. आणि तुम्हा सर्वांना तर माहितीच आहे की आज विषय काय असणार आहे आणि आपल्या या प्रोग्रामसाठी कोण व्यक्ती उपस्थित आहेत हे तर तुम्हा सर्वांनाच माहिती आहे. कारण की एक नामांकित व्यक्ती आज आपण अंध विद्यार्थी संघ महाराष्ट्राच्या प्लॅटफॉर्मवरती आणलेला आहे. आणि सर्वप्रथम मी जे आजचे प्रमुख पाहुणे आहेत आपले सर्व त्यांना मी रिक्वेस्ट करेन की आपण प्लीज मंचावर या. खूप खूप थँक्यू तुम्ही सर्व मंचावर आलात. आणि अंध विद्यार्थी विभागीय शाखा नांदेड यांच्या वतीने हा प्रोग्राम आपण ऑर्गनाईज केलेला आहे. स्वामी विवेकानंद यांच्या युवा दिनानिमित्त हा प्रोग्राम आपण ऑर्गनाईज केलेला आहे. तर आपण युवा कोणाला म्हणायचं हे आधी समजून घेणं खूप महत्वाचं आहे. त्यांच्या विचारातले आपण युवा कोण आहोत हे समजून घेणं आधी खूप महत्वाचं आहे. ज्यांच्या चेहऱ्यावर तेज आहे आणि मनामध्ये उत्साह आहे, ज्यांच्या बुद्धीमध्ये विवेक आहे आणि ज्यांचं आपल्या मातृभूमीवर तसेच आपल्या आई वडिलांवर अफाट प्रेम आहे आणि श्रद्धा आहे, तेच खरे स्वामी विवेकानंद यांच्या विचारातले युवा आहेत. तर ही आपण सर्वांनी लक्षात ठेवायला हवं. आणि आपण लवकरच आपला हा प्रोग्राम सुरू करणार आहोत. तर सर्वप्रथम मी सर्वांना धन्यवाद म्हणेन कारण की तुम्ही वेळातला वेळ काढून तुम्ही या प्रोग्राम मध्ये उपस्थित झाला आहात. आणि अंध विद्यार्थी विभागीय शाखा नांदेड यांच्या वतीने हा प्रोग्राम आपण ठेवलेला आहे. तर आपल्या अंध विद्यार्थी संघ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आदरणीय आपले हर्षद चक्रधारी दादा आणि तसेच आपल्या राज्याचे प्रवक्ते ज्ञानेश्वरजी आहेरकर आणि आपले जीवनदादा मराठे आणि आपल्या अंध विद्यार्थी विभागीय शाखा नांदेड चे अध्यक्ष आपले ललित दादा आहेत. तर लवकरच हा प्रोग्राम आपण स्टार्ट करतोय. सो सर्वप्रथम मी पाहुण्यांचे सर्वांचे स्वागत करण्यासाठी अमृता खेत्रे यांना आमंत्रित करू इच्छितो. अमृताजी आपण सर्व पाहुण्यांचं स्वागत गीताने स्वागत करावं हे मी तुम्हाला विनंती करेन. हॅलो. येस येस आवाज येतोय क्लिअर. सुर में सुर मिला के गाए मंगल गान, सुर में सुर मिला के गाए मंगल गान, हृदय में प्रेम लिए करते स्वागत सम्मान, सुर में सुर मिला के गाए मंगल गान, मंगलमय है आज की बेला, शुभ है ये आगमन, धन्य भाग है आप पधारे, धन्य हुआ आंगन, मंगलमय है आज की बेला, शुभ है ये आगमन, धन्य भाग है आप पधारे, धन्य हुआ आंगन, दीप से दीप जलाकर करते हैं प्रणाम, दीप से दीप जलाकर करते हैं प्रणाम, हृदय में प्रेम लिए करते स्वागत सम्मान, सुर में सुर मिला के गाए मंगल गान.
कलियां है हम इस उपवन की, सब में प्रेम भरे, खुशबू से महकाए धरा को, ऐसा कर्म करे, परमेश्वर से मांगे हो सबका कल्याण, परमेश्वर से मांगे हो सबका कल्याण, हृदय में प्रेम लिए करते स्वागत सम्मान, सुर में सुर मिला के गाए मंगल गान, सुर में सुर मिला के गाए मंगल गान. थँक यू. अमृताजी खूप खूप धन्यवाद आणि खूप छान अशा स्वागत गीताने सर्व प्रमुख पाहुण्यांचं स्वागत झालेलं आहे. तर आता मला बोलवायला आवडेल ज्यांना आपण तुफानातले दिवे या नावाने ओळखतो असे आपले भावेशजी भाटिया सर यांना मी व्यासपीठावर बोलवेन. येस 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 सर, तुमचा आवाज क्लिअर येतोय. थँक्यू सर, थँक्यू. थँक्यू भावेश सर, आपण व्यासपीठावर उपस्थित झालात. तुम्हा सर्वांनाच माहिती आहे भावेश सरांनी किती छान असं सक्सेस अचीव्ह केलेलं आहे. ज्यांना मी तर तुफानातले दिवे ही उपमा देऊ इच्छितो. आणि अंध विद्यार्थी संघ महाराष्ट्र यांचा हेतू हाच आहे की एक तरी युवा तयार झाला पाहिजे या प्रोग्राम निमित्त. तर आता मी आमंत्रित करू इच्छितो आपले आदरणीय निर्गुणजी सूर्यवंशी. आपण व्यासपीठावर येऊन आजच्या कार्यक्रमाचं थोडक्यात प्रास्ताविक करावं आणि सर्वांना मार्गदर्शन करावं. आवाज येतोय माझा? दादा तुमचा सन्माननीय व्यासपीठावरती आजचे प्रमुख, आजच्या कार्यक्रमाचे मुख्य मानबिंदू तथा ज्यांचे विचार आपण ऐकणार आहोत असे आदरणीय डॉक्टर भावेश भाटिया सर, आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र अंध विद्यार्थी संघ शाखा नांदेडचे आहेरकर सर, समस्त महासचिव जीवनजी मराठे, राहुल आणि सर्व विद्यार्थी. आज आपण जे काही कार्यक्रम आयोजित केला, मी थोडक्यात त्या कार्यक्रमाचा सर्वांनी प्लीज आपले मायक्रोफोन करा म्हणजे निर्गुण मॅडमचा आवाज सर्वांपर्यंत पोहोचेल. ओके. विद्यार्थ्यांकरिता आणि विद्यार्थ्यांकडून चालवलेली एक चळवळ होय. सर मला सांगतात की महाराष्ट्र अंध विद्यार्थी संघ नांदेडने दिनांक 14 नोव्हेंबर 2021 रोजी मराठवाड्यातील IS कुमारी पूजा अशोक कदम या विद्यार्थिनीचा भव्य सत्कार समारंभ व प्रेरणादायी मार्गदर्शनपर कार्यक्रम आणि काही बाल विद्यार्थ्यांचे सत्कार बाल दिनाच्या औचित्यासाठी केलेत. आणि महाराष्ट्र अंध विद्यार्थी संघ नांदेडचं एक यश आहे की महाराष्ट्र अंध विद्यार्थी संघ नांदेडने तर 21 नोव्हेंबर 2021 ला एक विद्यापीठाला मेल केला होता. त्या मेलचं उत्तर अगदी 7 दिवसामध्ये महाराष्ट्र अंध विद्यार्थी संघाला मिळालं आणि दिनांक 30 तारखेला विद्यापीठाने GR निर्गमित करून एक्सटर्नल मोडच्या कॅन्डिडेट विद्यार्थ्यांना तो GR
म्हणजे त्याचा फायदा आज मला सांगायला आनंद होईल की सर 15 ते 20 विद्यार्थ्यांनी आज त्याचा लाभ घेतलेला आहे. महाराष्ट्र अंध विद्यार्थी संघ नांदेड, महाराष्ट्र अंध विद्यार्थी संघ शाखा नांदेडची एक विद्यापीठाची खूप चांगली नाळ आहे. महाराष्ट्र अंध विद्यार्थी संघ शाखा नांदेड ही विद्यार्थ्यांच्या व त्यांच्या कलागुणांचा विकास करण्याचे निर्गुणजी करते आणि विद्यार्थ्यांच्या निर्गुणजी कलागुणांचा विकास निर्गुण दादा तुमचा व्हॉइस होतं. एक ध्येय आहे हॅलो निर्गुणजी आणि महाराष्ट्र अंध विद्यार्थी कार्यरत आहे. यापुढेही आहे. आणि कार्यरत पण एवढा मोठा अमूल्य वेळ आणि सर त्याबद्दल मी पुनश्च एकदा आपले धन्यवाद करतो आणि आपल्या आशीर्वादाचा आमच्या आम्हा विद्यार्थ्यांना काय राहावी ही ते व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. हॅलो, प्लीज आपण आपला मायक्रोफोन ऑफ करा. हॅलो, प्लीज आपण आपला मायक्रोफोन ऑफ करून घ्या, कारण की खूप इको होतं. त्यावेळेला काही समजत नाही कोण काय बोलतो. राहुल दादा, प्लीज तुम्ही त्यांना म्यूट कराल. भावेश सर, आपने अपना माइक ऑन किया है क्या? हेलो सर, राहुल जी, ये किसी दूसरे का माइक्रोफोन है जो व्हाट्सएप पे नेविगेशन कर रहे हैं. ओके ओके ओके. राहुल दादा कैलास कोण आहेत बघा, त्यांचा मायक्रोफोन ऑन आहे. कालिदासांचं सरांचंच आवाज, त्यांचंच माईक ऑन आहे. रामजी मंडे सकाळी 9 वाजता. रामजी मंडे सकाळी 9 वाजून 39 मिनिट. प्लस 9 70200 M4462. अभी हो गया. तिरुपती जी, तुम्ही स्टार्ट करा आता. यस राहुल दादा, मला असं वाटतं की त्या इको मध्ये निर्गुण दादांनी जे काय बोलले ते व्यवस्थित सर्वांना ऐकायला आलं नसेल. तर मी निर्गुण दादांना परत एकदा विनंती करेन की आता पुन्हा एकदा तुम्ही व्यवस्थित बोला. आता बॅकग्राऊंड पण सगळं क्लिअर आहे, बॅकग्राऊंड नॉईस वगैरे काहीच नाहीये. सो निर्गुण दादा, पुन्हा एकदा प्लीज तुम्ही व्यासपीठावर विराजमान होऊन परत एकदा तुमचं प्रास्ताविक व्यक्त करा. हॅलो. येस यू ऑडिबल. सन्माननीय व्यासपीठ, व्यासपीठावरती विराजमान आजच्या कार्यक्रमाचे मुख्य मानबिंदू, चे विचार आपण आज ऐकणार आहोत. ज्यांच्या विचारांनी आज आपण मंत्रमुग्ध होणार आहोत, असे आजच्या कार्यक्रमाचे मुख्य मानबिंदू तथा प्रमुख व्याख्याते आदरणीय भावेश भाटिया सर, महाराष्ट्र अंध विद्यार्थी संघ शाखा नांदेडचे अध्यक्ष ललित इंगोले सर, आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महाराष्ट्र अंध विद्यार्थी संघाचे प्रवक्ता तथा महाराष्ट्र अंध विद्यार्थी संघ शाखा नांदेडचे राज्य प्रतिनिधी ज्ञानेश्वर आहेरकर सर व समस्त राज्य कार्यकारिणी. महाराष्ट्र अंध विद्यार्थी संघाची महाराष्ट्र अंध विद्यार्थी संघ शाखा नांदेडची स्थापना ही 21 जुलै 2021 रोजी झाली.
महाराष्ट्र अंध विद्यार्थी संघ शाखा नांदेडची एक विद्यापीठाशी चांगल्या प्रकारे नाळ आहे. सर, महाराष्ट्र अंध विद्यार्थी संघ शाखा नांदेड ही विद्यार्थ्यांकडून आणि विद्यार्थ्यांसाठी चालवलेली एक चळवळ होय. महाराष्ट्र अंध विद्यार्थी संघ शाखा नांदेड ही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक समस्या व त्यांच्या कलागुणांचा विकास करण्याचे काम करते. तर आपण मी जास्त वेळ न घेता सर, आम्हाला आपण आपला अमूल्य वेळ दिला त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि आम्हा विद्यार्थ्यांवर आपला असाच आशीर्वाद राहावा हीच एक आशा व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद आदरणीय निर्गुण सरांनी आताच या कार्यक्रमाची थोडक्यात प्रास्ताविक आपल्यासमोर सादर केलेली आहे. तर जास्त वेळ न दवडता आम्ही विद्यार्थी खूप उत्साही आहोत आणि खूप एक्सायटेड आहोत, कारण की यात काही भरपूर असे विद्यार्थी आहेत की जे फक्त भावेश सरांचा आवाज ऐकण्यासाठी खूप एक्सायटेड आहेत. खूप आधीपासून मी भावेश सरांना 8वीला असताना ऐकलं होतं, परंतु तेव्हा मी त्यांचं स्पीच इंग्लिशमध्ये ऐकलं होतं आणि आज पहिल्यांदा मी तर मराठीमध्ये सरांना ऐकणार आहे. सो आय एम सो एक्सायटेड फॉर दॅट. सो जास्त वेळ न दवडता मी आदरणीय विजय सरांना आमंत्रित करेन की आपण व्यासपीठावर विराजमान होऊन भावेश सरांचा बायोडाटा सर्वांना वाचून दाखवावा. माझा आवाज येतो व्यवस्थित? येस दादा. ओके. नमस्कार, मी विजय जाधव, फर्ग्युसन महाविद्यालयाचा विद्यार्थी. नाही पाहिलं सोनं नाणं, पहिली माणसं घडलेली, याच मातीत उगण सुद्धा सुकृतत्वानं आभाळाला भिडलेली. असंच एक व्यक्तिमत्व जे आज आपल्या कार्यक्रमाचे मानबिंदू आहेत, असे आदरणीय भावेशजी भाटिया सर, ज्यांचा बायोडाटा मला सांगण्याची एक संधी मिळालेली आहे. आदरणीय भावेशजी भाटिया हे 100% ब्लाइंड स्टुडंट आहेत, परंतु तरीही महाराष्ट्रामध्ये हातगाड्यापासून सुरू केलेल्या त्यांच्या उद्योजकाला त्यांच्या कंपनीमध्ये सनरायझर्स कॅन्डल नावाची कंपनी आज 14 राज्यामध्ये 71 मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट सहित आज काम करत आहे. तसेच 9,500 ब्लाइंड स्टुडंटला ते रोजगार देण्याचं कामही त्या ठिकाणी करत आहेत. अशा प्रकारे ते फक्त एक यशस्वी उद्योजक नसून एक उत्तम खेळाडू, एक गिर्यारोहक, कवी आणि शायर सुद्धा ते आहेत. त्यांना 117 नॅशनल आणि पॅराऑलिम्पिक मेडल असे मिळालेले आहेत, जे की गोळाफेक आणि भालाफेक मध्ये मिळालेले आहेत. त्यांनी 5,000 पेक्षा जास्त शायरी लिहिलेल्या आहेत. त्यांना 3 इंटरनॅशनल आणि 18 नॅशनल अवॉर्ड मिळालेले आहेत. आणि भारतामध्ये मानाचे समजले जाणारे राष्ट्रपती पुरस्कार तेही त्यांना 3 वेळा मिळालेले आहेत. पहिला अवॉर्ड बेस्ट ब्लाइंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 2014चा अवॉर्ड त्यांना मिळालेला आहे. त्यानंतर बेस्ट एम्प्लॉयर 2016चा अवॉर्ड मिळालेला आहे. तसंच रोल मॉडेल 2019 हा अवॉर्ड सुद्धा त्यांना राष्ट्रपतीच्या हस्ते मिळालेला आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारचा मानाचा समजला जाणारा दिव्यांग भूषण पुरस्कार हाही त्यांना मिळालेला आहे. आणि त्यांचं स्वतःचे चरित्र रुखजाना नाही, हे चरित्र महाराष्ट्र सरकारचे माननीय गव्हर्नर भगतसिंग कोश्यारी यांच्या हस्ते पब्लिश होऊन त्याच्यावरती जी प्रस्तावना लिहिली आहे ते महाराष्ट्रातील नव्हे, देशातील, जगातील मानाला समजणाऱ्या रिलायन्स इंडस्ट्रीच्या अध्यक्षा नीता अंबानी यांनी लिहिलेलं आहे. तसेच महाराष्ट्रातील आणि भारतातील विविध 10 डॉक्टरेटच्या पदव्याही त्यांना वेगळ्या युनिव्हर्सिटीमध्ये बहाल केलेल्या आहेत. ते सनराइज कॅन्डलचे फाउंडर आणि प्रेसिडेंटही सध्या आहेत. याचबरोबर ब्लाइंड स्टुडंटसाठी, व्हिज्युअली इम्पेअर्ड स्टुडंटसाठी जो स्पोर्ट आहे पॅराऑलिम्पिक मध्ये खेळला जातो, त्याच्या व्हिज्युअली इम्पेअर्ड स्टुडंटच्या त्या कमिटीचे ते सध्या चेअरमन सुद्धा आहेत. आणि महाराष्ट्र सरकारच्या नॅशनल असोसिएशन ऑफ ब्लाइंड स्टुडंट याचे ते ब्रँड अँबॅसेडर सुद्धा आहेत. आणि ब्लाइंड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ समाज कल्याण विभागाचे ते सध्या सातारा जिल्ह्याचे रिप्रेझेंटेटिव्ह सुद्धा आहेत. म्हणजे अशा प्रकारे कुसुमाग्रज ज्या ठिकाणी म्हणतात की मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा, परंतु पाठीवरती हात ठेवून नुसतं लढ म्हणा, अशा प्रकारचं एक महाराष्ट्राला नव्हे तर देशाला लाभलेलं एक आदर्श व्यक्तिमत्व म्हणजे श्री भावेशजी भाटिया. आणि त्यांचे हे विचार नक्कीच ऐकण्यासाठी आपण सर्व उत्सुक आहोत. त्यामुळे मी जास्त वेळ न घेता सरांचं थोडक्यात वर्णन केलेलं आहे. धन्यवाद. धन्यवाद विजय दादा, तुम्ही खूप छान प्रकारे सरांचा बायोडाटा आम्हा सर्वांसमोर सादर केलेला आहे. आणि एवढं सगळं ऐकल्याच्या नंतर
आम्ही सर्व खरंच खूप मंत्रमुग्ध झालेलो आहोत. आणि आता मात्र काय म्हणतात त्याला, म्हणतो ना आपण की एक खूप एक्साइटमेंट असते. एक दिव्यांग असून सुद्धा सरांनी एवढं मोठं यश गाठलेलं आहे, ही खरंच खूप मोठी बाब आहे. आणि आम्ही नक्कीच आज काही ना काहीतरी संकल्प करून आम्ही सर्व स्वतःलाच प्रॉमिस करू की आम्ही सुद्धा काही ना काहीतरी करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू. आणि हा जो आजचा प्रोग्राम आहे, या प्रोग्राम मधून आम्ही सर्व काहीतरी शिकून नक्कीच सर तुम्हाला काही ना काहीतरी करून दाखवू. आणि अंध विद्यार्थी संघातर्फे नक्कीच काही ना काहीतरी आम्ही चांगलं करू. आणि त्यासाठी आम्हाला तुमचे आशीर्वाद आणि तुमचं मोलाचं मार्गदर्शन खूप गरजेचं आहे. सो मी आदरणीय सरांना विनंती करेन की आपण व्यासपीठावर येऊन आम्हा सर्वांना गाईड करावं आणि आम्हा सर्वांना काही टिप्स द्याव्यात, स्टडी टिप्स प्लस तुमची बायोग्राफी स्वतः काहीतरी काही किस्से आमच्यासोबत शेअर करावेत, जेणेकरून आम्ही सगळे मोटिवेट होऊन आज स्वतःलाच म्हणजे कोणी न सांगता स्वतःला आम्ही प्रॉमिस करू शकू की आम्ही सुद्धा लाईफमध्ये काहीतरी असंच अचीव्ह करू. आम्हाला आमचं योग्य ड्रीम, योग्य दिशा दाखवण्याचं काम आज तुमच्यातर्फे नक्कीच होणार आहे. सो सर्व सुद्धा खूप एक्सायटेड आहेत. सो जास्त वेळ न घेता मी आदरणीय सरांना विनंती करेन की आपण आम्हा सर्वांना, सर्व विद्यार्थ्यांना गाईड करावं. थँक्यू थँक्यू तिरुपतीजी, खूप 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 धन्यवाद. विजयजीच्या थँक्यू के एवढा सुंदरसा आपण एक ओळख करून दिली. पण एक गोष्ट नक्की आहे की जे निमित्ताने युवा दिवसच्या निमित्ताने हे व्याख्यानमाला आपण आज शुरू केली है, किंवा हे प्रोग्राम जे शुरू करने का जो सबसे पहला जो कारण है युवा दिन, तो मैं पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी के उस पवित्र चरणों में कोटि 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 वंदन करता हूँ. आप सभी पदाधिकारियों का बड़ा धन्यवाद. ज्ञानेश्वर जी, आप तिरुपति जी, आप सबके तो नाम में ईश्वर बसता है, और इतना प्यारा आप प्रोग्राम हमारे सभी दिव्यांग मित्रों के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. मैं अमृता बहन का बड़ा धन्यवाद कर दूं शुरुआत में कि उन्होंने अपने अमृतवाणी से इतना प्यारा स्वागत गीत गाया. बड़ा सुंदर आवाज आपका अमृता बहन, आपको मैं ढेरों शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं. लेकिन एक बात जरूर है मराठे साहब, ललित जी, कि आप सबकी उपस्थिति में जो जबरदस्त ऊर्जा मैं यहाँ पे महाबलेश्वर में बैठ के महसूस कर रहा हूँ, उसके लिए ये जरूर कहना चाहूंगा शुरुआत में कि कोरोना के इस अंधेरे में भी आशा की दीपावली कायम रहे. इस बड़े से शहर में उम्मीद की कली कायम रहे, और परछाइयां कहने लगी कि यही तो समय की रीत है. बीमारी चाहे जो भी हो, जिंदा दिली कायम रहे, जिंदा दिली कायम रहे. और खरे अर्थ में ये जो हमारा महाराष्ट्र विद्यार्थी संगठन है, वो खरे अर्थ में एक जिंदा दिली की एक जबरदस्त मिसाल है. आप सबको मैं बहुत 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 अभिनंदन देता हूँ. तिरुपति जी, मेरी आवाज आप सब तक बराबर पहुंच रही है? सिर्फ एक बार मुझे बता दें आप. Yes, 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 sir. You are totally audible. बिल्कुल, हम आगे बढ़ते हैं. तिरुपति जी, ज्ञानेश्वर जी, एक बात जरूर है कि जो हमारे बड़े नामी एक लेखक और दार्शनिक हुए मार्क ट्वेन, वो हर बार कहते थे कि इंसान दो बार पैदा होता है. एक बार तब जब उसका बायोलॉजिकल जन्म होता है, और दूसरी बार तब जब उसको अपना विजन मिल जाता है, अपना लक्ष्य मिल जाता है, जिंदगी का उद्देश्य मिल जाता है. तो हमारे जीवन में भी एक विजन का होना बहुत जरूरी है. हम किस लिए पढ़ रहे हैं, आगे चल के क्या करना है, ये जो हमारी 15, 16, 18, 20 साल की उम्र है, इसमें ये बिल्कुल हमें फाइनल हो जाना चाहिए कि हमने आगे बढ़ के करना क्या है. बिल्कुल ऐसे एक तिनकी तेरह समुद्र में बैठे और जहां पे लहरें आई और हमें बस वो बहा के लेके जा रही है, ऐसा हमारी जिंदगी न होते हुए एक दृढ़ संकल्प के साथ हम अभी से तय कर लें, आज से तय कर लें कि हमने आगे बढ़ के क्या करना है. उसकी सीमा तय करें, उसकी समय की मर्यादा तय करें और आगे बढ़े. और इस तरह के जो ये आज जो ये व्याख्यान माले, जिस तरह से हम ये सब लोग जुड़े हैं आपस में इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, पूरे महाराष्ट्र के हमारे सभी दिव्यांग मित्र, तो बस ये आपस में जुड़ने से ही ऐसे कुछ नक्की रास्ते निकलते हैं. ये आपस में मिलना बहुत जरूरी है, आपस में जुड़ना बहुत जरूरी है. मैं कोई यहाँ पे भाषण देने के लिए या कोई व्याख्यान देने के लिए मैं यहाँ पे नहीं हूँ. मैं भी आप में से एक हूँ. हम सब एक परिवार है, एक फैमिली है. बस हम सब ने मिलकर आगे बढ़ने की राहें ढूंढनी है. और रही बात ये अंध, अपंग, लाचार, बेचारा शब्द, मैं सिरे से नकारता हूं इन शब्दों की. अरे
21वीं सदी में इस तरह से कोई शारीरिक प्रॉब्लम है भी तो बहुत कुछ करने के लिए है, लेकिन तकलीफें तो परेशानियां उस दिन होती है ना दोस्तों, जब हम अपनी इन शारीरिक की तकलीफों को अपने मन पे, अपने दिमाग पे ले लेते हैं। मेरे इन 28 सालों का अनुभव मुझे कहता है कि ऐसी इन तकलीफों से, इन स्पीड ब्रेकर, इन हर्डल्स से हमारे जीवन में सिर्फ दो बातें हो सकती हैं, या तो हम बिखर जाते हैं या फिर निखर जाते हैं दोस्तों। तो फिर हम निखरने की ओर आगे क्यों ना बढ़े? बिखरने का इतिहास रटने से ज्यादा हम निखरने का इतिहास रचने की ओर आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? और इन तकलीफों और इन परेशानियों, इन स्पीड ब्रेकर्स पे कवि मन क्या खूब कहता है कि कौन कहता है संग दिल को अश्क नहीं होते, हमने तो चट्टानों से भी झरनों को निकलते देखा है। और कौन कहता है तकलीफों में खुशियां नहीं मिलती, हमने कांटों पे गुलाबों को महकते देखा है। कौन कहता है जिंदगी में आगे बढ़ने को कांधा किसी का चाहिए ही चाहिए, हमने तो अक्सर कांधों पे सिर्फ जनाजों को निकलते देखा है। और कौन कहता है मिट्टी ही जीवन का अंत है, हमने तो कई मजारों पे अनगिनत फूलों को खिलते देखा है, फूलों को खिलते देखा है दोस्तों। तो बस आज एक दृढ़ संकल्प के साथ में हम आगे बढ़े। कुछ बचपन से मेरी कुछ बातें आपके साथ शेयर करूं मेरी जीवन की। तो मेरे जीवन में एक त्योहार सेलिब्रेशन मुझे याद आता है, तो मुझे वो 6 साल का भावेश याद आता है, जब मुझे एक नॉर्मल स्कूल में दाखिला मिला। और डैडी तो दिहाड़ी मजदूर, रोज कमाओ रोज खाओ वाली बात थी। माता पिता की इकलौती संतान। गोंदिया उन दिनों तालुका था, तहसील थी विदर्भ में, आप सब जानते हैं अब डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। उन दिनों गोंदिया में डैडी एक पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में गमेला उठाने का दिहाड़ी मजदूर का काम करते थे। लेकिन माँ की इच्छा थी कि किसी ब्लाइंड या स्पेशल स्कूल में ना पढ़ते हुए मैं एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ूं। उन दिनों ऐसे सर्व शिक्षण अभियान की कोई खास व्यवस्था नहीं थी, या हमारा ये महाराष्ट्र विद्यार्थी संघ भी उन दिनों अस्तित्व में नहीं था, नहीं तो वे जरूर मेरी मदद करते। और माँ के बहुत प्रयत्नों के कारण मुझे उस नॉर्मल स्कूल में दाखिला तो मिला। उस 4,500-5 हजार विद्यार्थियों की उस स्कूल में मैं टोटली निग्लेक्टेड था। वेरी फर्स्ट डे से, पहले दिन स्कूल से मुझे समझ में आ गया कि कहीं तो भी गड़बड़ है। मुझे साइड पे बिठा दिया जाता, आप ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ पाते, किताबें नहीं पढ़ पाते, चलो साइड पे बैठो, एक कोने में बिठा दिया जाता। मुझे भी लगता कि जो ग्राउंड में और मेरे विद्यार्थी मित्र खेल रहे हैं तो मैं भी वहां पे जाऊं, उनके साथ मैं भी फुटबॉल को किक लगाऊं, मैं भी क्रिकेट खेलूं। लेकिन मेरे हिस्से उन तमाम विद्यार्थियों की किताबें, स्कूल बैग या टिफिन बॉक्स संभालने से ज्यादा और कोई काम नहीं आता, एक कोने में बिठा दिया जाता। लेकिन वो कोने में बैठे बैठे वो जो ऊर्जा, वो एनर्जी बच गई ना ज्ञानेश्वर जी, वो किसी एक क्रिएटिविटी के रूप में, एक सृजनशीलता के रूप में बाहर आना शुरू हुई। उस 10 बाय 10 की एक भारी सी झोपड़ी नुमा कमरे में मैं माता पिता के साथ रहता। जब भी मैं अपने आप को वहां अकेला पाता तो आजू बाजू से कहीं गिल्ली मिट्टी लाना, उस क्ले में से कुछ अलग अलग शेप देने की कोशिश करना, कहीं बाम्बू ढूंढ के लाना, घर में से छुरी कैंची ढूंढकर उसमें से बड़ी बड़ी पतंग की कमानी बनाना, जो राइस मुझे पिरोसा जाता वो छुपा के रख देना, फिर वो खलबत्ते में कांच चूरा करना, मांझा बनाना। बस कोशिश होता कि कुछ मैं अलग करूं, मैं कुछ अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करूं कि जो समाज मुझे हर बार एक कोने में, एक साइड पे बैठा दिया जाता, पूरा घर मेसअप हो जाता, बड़ी पनिशमेंट भी मिलती। लेकिन कोशिश यही रहती कि कुछ हटके करूं। तो उस 8-10 साल की उम्र से बस ये क्रिएटिविटी की एक यात्रा शुरू हुई। उस 12-13 साल की उम्र में आते आते स्कूल में लड़ाइयां बहुत होती थी मेरी और विद्यार्थियों के साथ, क्योंकि वो ब्लाइंड अंधा अंधा करके चिढ़ाते। उनको भी क्या मालूम ऐसा कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो कहते और उनके साथ लड़ाइयां होती। यूनिफॉर्म फाड़ के घर पे जाना, किताबें कोने में फेंकना, रोने की शुरुआत के बहुत हो गया, कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। उन दिनों माँ, जो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, मेरे सर पर हाथ फेर कर एक ही बात कहती कि भावेश, आप दुनिया को नहीं देख सकते, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तकिए में मुंह डाल के रहो। अरे घर से बाहर निकलो और कुछ ऐसा करने की कोशिश करो, कुछ हटके करने की कोशिश करो कि जिस दुनिया को आप नहीं देख सकते, एटलीस्ट वो दुनिया तुम्हारी तरफ देखना शुरू करे। और माँ का आशीर्वाद ही था कि उन दिनों मेरा एक दोस्त बन चुका था जिसको एक ही पैर था, लेकिन उसको दिखता था। हम दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। और उन दिनों कुछ अलग करने के चक्कर में 10th के बाद जो कॉलेज चालू होने का वक्त था, उन दिनों हमने टेंडम साइकिल बनाई, डबल पेडल साइकिल। उसका काम था हैंडल और ब्रेक संभालना, और पीछे बैठ के मैं पेडलिंग करता था उसी साइकिल पे। और हमने गोंदिया महाराष्ट्र से नेपाल काठमांडू और वापस गोंदिया 6000 किलोमीटर की साइकिल टूर की 45 दिनों में, 16 साल की उम्र में, जिसको लिम्का बुक के साथ और कई रिकॉर्ड बुक में दर्जा दिया गया। दोस्तों,
एमए फर्स्ट ईयर आते आते समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि डैडी माँ दोनों बड़े तकलीफों में उन दिनों जूझ रहे थे, और काफी प्रयत्नों के बाद उन्होंने मुझे बताया कि माँ को 4 स्टेज पे ब्लड कैंसर है, और बस पूरी दुनिया ही बदल गई। और दोस्तों, जब तकलीफें आती है तो अकेली नहीं आती, पूरी झुंड के तौर पर आती है। इन सब परेशानियों के चलते डैडी जिंदगी भर के लिए एक मानसिक बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज हो चुके थे, उनको संभालना था। माँ का टाटा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलती थी। उन दिनों माता पिता के साथ मैं महाबलेश्वर स्थायी हो चुका था। बूंद बूंद करके उन्होंने जिंदगी भर जो मेरे सुनहरे भविष्य के लिए पैसे जोड़े थे, जो कुछ थोड़ा पूछते नहीं, उनको जमीन घर वगैरह मिला था, सब माँ की ट्रीटमेंट के लिए हमने पौने पौने दामों में बेचना शुरू किया। उन दिनों तो मैं अपने आप को बेचने के लिए तैयार था, क्योंकि एक ही मकसद था, कुछ भी हो जाए माँ को बचाना है। दोस्तों, रिश्तेदारों से जितना कर्जा उठाया जा सकता था हमने उठाया। लाखों रुपए का कर्जा हो चुका था, क्योंकि करीब 45 से 50 इंजेक्शन माँ को देने थे जो अमेरिका से आते थे, और एक इंजेक्शन की कीमत करीब करीब 50,000 रुपये थी। तो ऐसा लाखों रुपया लाए कहां से? तो जो कुछ भी था सब हमने बेचा। करीब 2.5-3 साल ट्रीटमेंट भी चली, माँ को तो नहीं बचा सके, लेकिन मैं और मेरे पिताजी बिल्कुल फुटपाथ पे थे, क्योंकि दोस्तों रिश्तेदारों ने तो अपने दरवाजे बंद कर रखे थे, क्योंकि जब भी मैं उनसे मिलता कुछ पैसों की डिमांड करता। और तब मुंबई नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में मैंने एक सादी मोमबत्ती की ट्रेनिंग ली, क्योंकि आगे बढ़ना था, डैडी को संभालना था। एमए की फर्स्ट क्लास की 2-2 डिग्रियां बिल्कुल मेरे पास में थी, एमए इकोनॉमिक्स और एमए साइकोलॉजी। लेकिन माँ की जो लास्ट लास्ट तक की जो आशीर्वाद वाली बातें थी ना, कि भावेश कुछ ऐसा जरूर करके तुझे दुनिया देखने की शुरुआत करे, बस वो मेरे दिमाग में घूमती थी। और बस उसी से प्रेरणा लेके मुंबई नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के डीओआर, आप सब जानते हैं, काफी विद्यार्थी मित्रों से परिचित होंगे, मैंने महालक्ष्मी कुछ डीओआर पुनर्वसन केंद्र में एडमिशन करवाया। जो संस्था 1945 से ब्लाइंड वेलफेयर का दावा करती थी, मुझे देखकर वहां के जो टीचर्स थे उन्होंने कहा कि ये ठीक है भावेश, आप कैंडल सीखने आए हो, लेकिन जिस कैंडल का आप उजाला ही नहीं समझ सकते उसको बनाओगे कैसे? ये आपके लिए नहीं है, ये तो जो लो विजन है, जो या पार्सली साइटेड है, उनके लिए है। आप तो बस ऐसा करो कि टोटली ब्लाइंड हो, 6-6.25 फुट के हट्टे कट्टे इंसान हो। तो ये जो हमने नया मसाज का कोर्स शुरू किया हुआ है, बस वो करो, और आप अपने साथ साथ एनएबी इंडिया का नाम भी रोशन करोगे। अब कुछ तो करना था, क्या मुंह लेके मैं वापस महाबलेश्वर जाता, क्योंकि यहाँ से भी दोस्तों रिश्तेदारों से पैसे लेके मैंने डैडी को एक 10-15 हजार रुपए जमा करके दे रखे थे कि 1 साल आप कैसे भी अपना गुजारा करो, मैं यूं ट्रेनिंग लेके आता हूँ और कुछ मिलकर काम करते हैं। तो मैंने मसाज की ट्रेनिंग लेने की शुरुआत कर दी। और एक में वो बार मैंने जो जिंदगी में रिश्वत दी ना दोस्तों, ये कहना चाहिए क्योंकि अब यह पूरा परिवार सुन रहा है, तो मैंने उस एनएबी इंडिया के उस डीओआर में, उस पुनर्वसन केंद्र में दी, पैसों के रूप में नहीं, पैसे तो मेरे पास थे नहीं, लेकिन यहाँ मसाज सीखते सीखते मेरे जो कैंडल के टीचर थे उनको मैंने फ्री में 30-35-40 बार हेड मसाज दे दी, और उनसे मैंने एक सादी मोमबत्ती एटलीस्ट सीखने की कोशिश की कि कैसे वो प्लेन कैंडल डिजाइन की जाती है, डाइस क्या होती है, क्या रॉ मटेरियल वगैरह होता है। और जैसे संस्था चाहती थी पूरे महाराष्ट्र में, मैंने बेस्ट मसाजिस्ट का एक किताब भी पाया, और ये जो एक बेसिक ट्रेनिंग मुझे मोमबत्तियों की मिली थी वो सब समेट कर सर्टिफिकेट मैं महाबलेश्वर लौटा। मुझे 5,000 रुपए सिर्फ चाहिए थे सनराइज कैंडल शुरू करने के लिए। काफी बैंकों के धक्के खाए, लेकिन बैंकों के पास वो 5,000 रुपए भी नहीं थे। वैसे भी दोस्तों बैंकें उन्हीं को कर्जा देती है जिनको खरे अर्थ में उसकी जरूरत नहीं होती। तो एक में जो और स्किल थी मेरे पास मसाज की, मैंने महाबलेश्वर एक पर्यटक स्थल है, आप सब जानते हैं, तो आजू बाजू के होटल और रिसोर्ट्स में मैंने मसाजिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया। 10, 20, 50 करके जितने भी पैसे मुझे बचते मेरे पास, मैंने मेरी कैंडल इंडस्ट्री के लिए खड़े करने जमा करने शुरू किया, क्योंकि विजन क्लियर था। फिर कुछ भी हो जाए मैंने मेरी सनराइज कैंडल शुरू करनी है। और दोस्तों ये मसाज, एक फुल बॉडी मसाज करना, उसको ताकत के साथ में आपको कंपेयर करूं तो पावड़ा लेके अकेले ने 3 ब्रास 1 ट्रक रेती की पूरी अकेले ने खाली करना, इतनी ताकत लग जाती, पूरी उंगलियां सूज जाती, पसीना पसीना हो जाता। लेकिन उन दिनों सिर्फ मेरी इस इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए मैं 8-8, 10-10 रेती की ट्रक, 8-8, 10-10 में बॉडी मसाज कर दिया करता। और जब 5,000 रुपए मेरे पास जमा हुए, मैंने हमेशा के लिए उस मसाज के काम को अलविदा कहा। उस 5,000 रुपए में से एक सादी मोमबत्ती की कास्टिंग की डाई, जो 24 कैंडल, जो लाइट जाने के बाद कैंडल हम जलाते हैं, वो प्रोड्यूस करती है। और जो पैसे बच गए उसमें से मैंने कुछ 20 किलो कच्चा माल खरीदा, और उस छोटे से झोपड़ी नुमा कमरे में महाबलेश्वर में मैंने सनराइज कैंडल की नींव रखी। लेकिन दोस्तों
सबसे जरूरी बात है कि चीजें जो हम बनाते हैं उसको बेचना। अगर चीजें हम बेच ही नहीं पाए तो हमारी साइकिल आगे कैसे बढ़े। तो महाबलेश्वर की मार्केट में मेरा एक दोस्त सुबह से शाम तक एक हाथ गाड़ी पे चाय की दुकान लगाता। शाम को 5 बजे के बाद वो हाथ गाड़ी फ्री हो जाती, उससे 50 रुपए रोज पे मैंने एग्रीमेंट कर ली। दिन भर की बनाई हुई मेरी कैंडल्स के साथ तो मुझे उस हैंड कार्ड पे शाम को खड़ा कर देता, 10 बजे वापस लेने भी आ जाता। इस 50 रुपए रोज में ये सब सेवाएं संयुक्त हो जाती थी। दोस्तों मुझे आज भी याद है कि उस छोटी सी हाथ गाड़ी पे एक में वो काम जो मैंने ठीक किया वो ये था कि जो भी सामने कस्टमर आए उनको मैंने दिल से जोड़ने की कोशिश की, उनको मैंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की कोशिश की। क्योंकि मेरे एमए इकोनॉमिक्स के हर प्रोफेसर ने मुझे एक ही सलाह दी थी कि देखो भावेश, आगे चलकर तुम बिजनेस करना चाहो या बिजनेस में कुछ सफल होना चाहो तो हमारी एक बात ध्यान रखो, सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग लगाओ और कोई बात सोचने की जरूरत नहीं है। तुम तो बड़े इमोशनल किस्म के इंसान हो, लेकिन आज सालों बीत गए कॉलेज छोड़े, आज तक मैं अपने प्रोफेसरों की बात समझ नहीं पाया। मैं समझता हूं बिजनेस तो क्या, किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है ना तो दिमाग से ज्यादा उसमें अपना दिल लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि दिमाग प्रकृति ने सबसे ऊपर की मंजिल पे दे दिया, लेकिन कई बार संजोगवश वो पैर से नीचे की बातें सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि दिल भले लेफ्ट में हो, वो सोचता हर बार राइट बातें हैं। इसलिए हर कस्टमर को, हर ग्राहक को मैंने दिल से जोड़ने की कोशिश की। और ये कस्टमर ही जो है वो आपको कब आसमान की बुलंदियों तक लेके जा सकते हैं उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक छोटी सी घटना मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। ज्ञानेश्वर जी ने मुझे आज्ञा दी हुई है कि कुछ रुक जाना नहीं के कुछ प्रसंग भी मैं आपके साथ शेयर करूं। ये प्रसंग भी मेरी किताब रुक जाना नहीं में बड़ी सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। उन दिनों जब भी मैं उस हैंड कार्ड पे होता, मैं कस्टमर बिहेवियर पे काफी रिसर्च करता। आप भी जब आगे बढ़ के कुछ अपना काम शुरू करो तो कस्टमर को समझना, ग्राहकों को समझना बहुत जरूरी है। उस हैंड कार्ड पे सामने आए हुए कस्टमर मेरी कैंडल्स को देखकर आपस में क्या बातें करते हैं, उसको छूकर उनका क्या अभिप्राय क्या होता है, इसको बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करता। कई बार ऐसा भी होता कि काफी चूड़ियों की आवाज सामने से आती, अमृता बहन जो बहन सामने होती उसके हाथों से ढेरों चूड़ियों की आवाज आती और उसका जो हस्बैंड साथ में होता वो बड़ा आग्रह करता होता अपनी वाइफ को, कर देखो कितनी प्यारी मोमबत्तियां हैं, तुम्हारे भाई बहन रिश्तेदार सबके लिए खरीद लो। आप सब जो शादीशुदा मुझे सुन रहे हैं सब जानते हैं कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को इस तरह से शॉपिंग के लिए इंसिस्ट नहीं करता, आग्रह नहीं करता। लेकिन वहां सामने हैंड कार्ड पे होता और जब मैं उसको समझने की कोशिश करता तो मेरे कस्टमर बिहेवियर के रिसर्च मुझे बिल्कुल बता देते हैं कि ये जो चूड़ियों की आवाज आ रही है और ये जो सामने से हस्बैंड की तरफ से अपनी वाइफ को आग्रह किया जा रहा है तो नक्की ये सामने खड़ा बंदा नया नया शहीद हुआ लगता है, उसको अभी शादीशुदा जिंदगी की कोई खास अनुभव है नहीं। और ऐसे एक कपल का आना, वही चूड़ियों की आवाज मुझसे रहा नहीं गया। मेरे पूछने पे पता चला कि 10 दिन पहले उनकी शादी संपन्न हुई है। मैंने जट से उस हैंड कार्ड पे एक छोटी सी 60 रुपए वाली पानी पे तैरने वाली मोमबत्ती थी, फ्लोटिंग फ्लावर सनफ्लावर शेप की खुशबू वाली, मैंने उनको वेडिंग गिफ्ट दी। थोड़े हेजिटेट भी हुए लेकिन मेरे आग्रह के सामने विवश थे। दूसरी जो कैंडल उन्होंने खरीदी, दाम चुकाए गए। बाजू में जाते जाते जो एक दुकान थी उसका टेलीफोन नंबर भी वो लेके गए। 15 दिन के बाद में मुझे फोन आई। ये बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ, इसको ध्यान से सुनिए कि कस्टमर के साथ का जुड़ाव हमको किस ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है उसकी हम कई बार कल्पना भी नहीं कर पाते। और उस 15 दिन के बाद जो नंबर लेके गए थे उन्होंने उस पर मुझे फोन किया। मैं कुछ कहूँ उसके पहले उन्होंने सामने से पूछा कि आपने मुझे पहचाना, आपने हमें वो वेडिंग गिफ्ट दी थी। हाँ कहिए सर मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। देखो भावेश जी, मैं आपको मेरा कार्ड नहीं दे पाया। उन्होंने कहना शुरू किया, मैं यहाँ पुणे इंफोसिस में बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करता हूँ, करीब 24,000 एम्प्लॉय काम करते हैं फेज 1 फेज 2 में। अब कुछ दिनों के बाद यहाँ पे बहुत बड़ा हमने एग्जीबिशन रखा हुआ है, बस आप ला सको उतनी कैंडल लेके आओ। आपके यहाँ मैंने दोनों जगह पे स्टॉल रखवा दिए हैं, आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। और आपके रहने खाने की सब व्यवस्था हमने कंपनी के गेस्ट हाउस में कर रखी है। मैंने उनको बहुत धन्यवाद कहे, मार्केट जाना बंद किया। जो 50-60 डिजाइन में उन दिनों कैंडल्स में बना लेता था, दिन रात मेहनत करके मैंने वो स्टॉक बनाना शुरू किया। और कई दिन 2 गाड़ियां भरकर कुछ दोस्तों को मैंने वॉलेंटियर मदद के लिए लिया और हम इंफोसिस पहुंच गए। जैसे उन्होंने वादा किया था, हमारे रहने खाने की सब व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी। लेकिन एक बड़ा प्यारा काम उन्होंने किया था कि उन्होंने हर उस 24,000 एम्प्लॉय को मेल करके और एक
आग्रह जरूर, उन्होंने विनंती उस मेल में जरूर कही थी कि आप इस एग्जीबिशन में सभी स्टॉल पे जाओ, लेकिन इस कैंडल के स्टॉल पे जाना मत भूलना, आप भावेश जी के स्टॉल पे आपको जाना ही जाना है। उन्होंने बड़ा आग्रह किया हुआ था अपने उस रिक्वेस्ट मेल में, और उसका नतीजा ये हुआ कि 3 दिन के एग्जीबिशन में तीसरा दिन शुरू होते होते हमारी सब कैंडल्स खत्म हो गई। हमने तो बाद में कुछ कैंडल सिर्फ ऑर्डर्स बुक करने के लिए, सैंपल दिखाने के लिए रख रखी थी। और दोस्तों उस 60 रुपए वाले फ्लावर ने ये कमाल किया, जो कभी मैंने उस कपल को मैंने एक वेडिंग गिफ्ट की, शादी की गिफ्ट के तौर पे दिया था। जब हम इन्फोसिस से वापस लौटे तो 19 लाख रुपीस का बिजनेस लेके लौटे दोस्तों। तो ये खरे अर्थ में बहुत बड़ी एक छलांग थी, और कंपनी ने काफी हमें उनके गिफ्ट्स के ऑर्डर दिए। वहां के जो एम्प्लॉय जब दूसरी कंपनियों में गए तो उन्होंने उन कंपनियों से हमें जोड़ा, और इसके बाद में एक बहुत बड़ा दायरा बन सका। तो दोस्तों ये कस्टमर आपके लिए कब क्या कर दे, आप इसको कस्टमर के साथ में आपने जुड़ना, उसको अपना दोस्त बनाना बहुत जरूरी है। ये वन टाइम बिजनेस नहीं है। हम कोई भी एक चिक्की बेचने का काम क्यों ना करते हो, या एक किचन बेचने का काम क्यों ना करते हो, लेकिन ये कस्टमर के साथ का जुड़ाव है ना, ये जिंदगी भर का है। आज पीढ़ियां बदल गई। जो कपल मेरे उस छोटे सी हैंड कार्ड पे आते हैं, आज अपने बच्चों के साथ भी वो सनराइज कैंडल को ढूंढते ढूंढते आते हैं। जो अपने बच्चों के साथ आते हैं, वो तीसरी पीढ़ी को लेके भी हमारे साथ में जुड़े हुए सैकड़ों, हजारों, लाखों नए कस्टमर उन्होंने सनराइज कैंडल के साथ जोड़े। दोस्तों ये कस्टमर का जुड़ाव बहुत जरूरी है। लेकिन उस हैंड कार्ड पे एक घटना ऐसी घटी ललित जी, जिसने मेरा पूरा जीवन ही बदल के रख दिया। नीता मेरी धर्मपत्नी उन दिनों मुंबई से एज ए पर्यटक के तौर पे महाबलेश्वर आई हुई थी। मुझे उस हैंड कार्ड पे अकेला देखकर 18 दिन उसने रोज शाम को आकर मुझे हेल्प की, और 19वें दिन उसके तरफ से शादी का प्रस्ताव आ गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं भी बहुत हैंडसम था उन दिनों, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि नीता जी ने उन दिनों प्रस्ताव के साथ में जो मुझे बात कही, एक एक शब्द मुझे याद है कि भावेश, मैंने बचपन से सिर्फ पैसा देखा, पैसों की सिवा कुछ नहीं। अक्सर लड़कियों के ब्याह बड़े घर में कर दिए जाते हैं, बड़ा घर मतलब ज्यादा पैसा, लेकिन उसके विपरीत यहाँ आपके पास में एक जबरदस्त आर्ट है। एक बस आपको एक साथी, एक सपोर्ट की जरूरत है। मुझे अब इस 18 दिन काम करके मेरा एक जिंदगी का विजन, एक लक्ष्य मिल चुका है। हम दोनों एक होते हैं, और मिलके ऐसे कई हमारे दिव्यांग मित्र हैं जिनके लिए काम करना जरूरी है। उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनके रोजगार के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। हम दोनों ने तो उस फुटपाथ पे आपस में एग्रीमेंट कर ली, लेकिन वह पीछे विलन बहुत थे। उसके माता पिता बिल्कुल कन्विंस हो चुके थे, लेकिन और जो रिश्तेदार थे उन्होंने शर्त रख दी कि अभी सगाई करते हैं, 1 साल के बाद में शादी। उनको लगता था इस 1 साल में लड़की के सर से समाज सेवा का भूत उतर जाएगा, वो अपनी जगह पे, बाय अपनी जगह पे। लेकिन बाद में मैं कहाँ मानने वाला था, बड़ा ढीठ किस्म का इंसान था। हर हफ्ते मैं महाबलेश्वर से मुंबई पहुंच जाता, एसटी का 1/4 का पास था, और हर हफ्ते बॉम्बे पहुंचकर मैं उससे मिलने की कोशिश करता कि कहीं वो अपने विचार न बदल दे। अब हर हफ्ते पैसे कहाँ से निकालूं, क्योंकि जो लोन ले रखी थी माँ की ट्रीटमेंट के वक्त, वो भी मैं भरपाई कर रहा था। तो आजू बाजू के जो स्ट्रीट होकर थे उनसे उधार के पैसे लेके बॉम्बे जाता स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में। उस 8-9 घंटों में बॉम्बे पहुंचते पहुंचते मेरे दिल की हर धड़कन उन दिनों एक ही बात कहती थी, जो भी मेरी बातों को सुन रहे हैं, जो भी हमारे बैचलर दिव्यांग मित्र हैं, बस इन सभी लाइनों को मैं तो चाहूंगा कि आप रट्टा लगा लीजिएगा। आने वाले दिनों में आपको जरूर काम आएगी। और दोस्तों ज्यादातर शायरियां जो मैंने लिखी, 5,500 से ज्यादा शायरियां अधिकतर उन दिनों मैंने उस स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में बैठे बैठे लिखी। दोस्तों बॉम्बे पहुंचते पहुंचते, उस उधार के पैसों में बॉम्बे पहुंचते पहुंचते मेरे दिल की हर धड़कन उन दिनों एक ही बात कहती थी कि सांसों में वो मेरे समाया भी बहुत लगता है, सांसों में वो मेरे समाया भी बहुत लगता है, वो शख्स मुझे पराया भी बहुत लगता है। तमन्ना तो ये है कि रोज उससे मिलने जाऊं, लेकिन क्या करूं, आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। कई बार ऐसा होता कि उसके लिए कुछ गिफ्ट खरीद लो, मुझे लगता है मेरे छोटे से गिफ्ट उसके उस आलीशान फ्लैट में क्या दिखेंगे, लगा कुछ फ्लावर ही खरीद लूं। लेकिन जब जब मैंने उसके लिए फ्लावर खरीदने की बात सोची, मेरे दिल की धड़कन ने एक ही बात कही कि वो इतनी हंसी है कि मेरी खुशी का क्या जवाब दूं, खूबसूरती के पन्नों से उसको क्या खिताब दूं। कोई फूल होता
तो जरूर माली से मंगवा लेता, जो खुद एक गुलाब है उसको क्या गुलाब दूं। अब बात निकली है तो पूरी बता दूं। बॉम्बे पहुंचकर किसी गार्डन में पेड़ के नीचे अनायास जब उसका हाथ हाथ में आता, उन दिनों बस मैंने उसको इतना ही कहा था कि फिर हथेली पे लकीरों का समंदर देखूं, ला तेरा हाथ उसमें मैं अपना मुकद्दर देखूं। 1 साल पूरा हुआ, मैं नहीं चाहता था कि वो अपने घर से 1 रुपया भी लाए, क्योंकि वो तो काफी रिच परिवार से थी, 8 पेट्रोल पंप थे उसके मालिकी के, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इन लॉज का 1 भी रुपया मैं लूं। और मेरी इन भावना को उसने कदर की, और उस महाबलेश्वर में हमने स्कूल के क्लासरूम में दोस्तों को चाय शरबत पिलाकर हमारी शादी संपन्न की। तीसरे चौथे दिन से हमने उस हैंड कार्ड पे वापस काम करना शुरू किया, लेकिन एक गिल्ट, एक शर्म, एक जिल्लत बिल्कुल थी कि जिस मकसद के लिए हम जुड़े थे वो कहीं पे भी पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम उस हैंड कार्ड पे, उस हाथगाड़ी पे खुददारी स्वाभिमान की बड़ी बड़ी बातें करते, और तभी लकड़ियां पटकते हुए हमारे और ब्लाइंड मित्र वहां से भिक्षा मांगते हुए निकल जाते। ऐसे ही 5 मित्रों को हमने उस हैंड कार्ड पे बुलाया, उनको चाय वगैरह पिलाई, उनसे दोस्ती करने की कोशिश की। काफी फोर्स करने पे पता चला कि 80-90 रुपए दिन की उनको मिल जाते हैं। मैंने कहा मैं 300 रुपए आपको रोज के देता हूँ, बस ये घटिया काम आप बंद करें और मेरे साथ में आप चलें। और उनको कन्विंस करके, उन 5 मेरे ब्लाइंड मित्रों को कन्विंस करके सबसे पहली बार हम उनको हमारे घर लेके गए। दूसरे दिन हमने एक भाड़े की व्यवस्था 8 रूम की ले ली, 4 रूम मैन्युफैक्चरिंग और 4 रूम हमारे इन दिव्यांग ब्लाइंड मित्रों के रहने के लिए। और वहां से खरे अर्थ में एक नए जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन ये ब्लाइंड मित्रों का नेटवर्क, इन दिव्यांग मित्रों का नेटवर्क इतना जबरदस्त होता है, आप सब भी अनुभव करते हैं। साल में 500 रुपए का मोबाइल का रिचार्ज नहीं कराएंगे, लेकिन रोज सुबह उठकर कॉल सेंटर में फोन करेंगे, ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि आज की नई स्कीम कौन सी आई हुई है। और ज्ञानेश्वर जी, यही नेटवर्क का आप तो प्रवक्ता है पूरे महाराष्ट्र के, आप भली भांति जानते हैं। तो ये पूरा नेटवर्क इतना जबरदस्त काम करता है कि 5 के 25 कब हो गए हमें भी पता नहीं चला। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि रोज के उनके पैसे भी देने थे, उनके रहने खाने की व्यवस्था करनी थी, जगह का भाड़ा देना था, कैंडल्स की तो थप्पियां लग जा रही थी, लेकिन उतनी हम कैंडल बेच भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि बेचने के लिए छोटी सी हाथगाड़ी थी महाबलेश्वर की मार्केट में। अब करे तो करे क्या। और तब लगा कि अब शायद ये बंद करना पड़ेगा, ये समाज सेवा ज्यादा दिन नहीं चलेगी। उन दिनों मुझे बड़े बुजुर्गों की एक बात बार बार मेरे दिमाग में चलती थी, जो गरीब परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं ना, अक्सर उनको ये सुनना पड़ता है कि तुम्हारी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। और मुझे लगा शायद हम भी मर्यादा लांग गए, हमें अपनी मर्यादा में रहने की जरूरत थी। दिमाग में तो बुजुर्गों की कही गई वो बात चल रही थी कि जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो, लेकिन दिल की गहराई से एक और बात आ रही थी कि ये क्या बात हो गई, जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। अरे उस निर्जीव चद्दर के लिए हम अपने सजीव पैर को क्यों तकलीफ दें? हमारे पैर जितने लंबे हैं उतनी बड़ी चद्दर बनाने की हम कोशिश क्यों नहीं कर सकते? और इन विचारों ने एक जबरदस्त ऊर्जा भर दी। उन्हीं दिनों रेडियो पे मैंने अब्दुल कलाम साहब का बड़ा सुंदर एक भाषण सुना था, और उसकी एक लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी जिसको मैंने अपना गुरु मंत्र बनाया। आज आप यहाँ से कुछ मत लेके जाओ, इस लाइन को अपने साथ बांध कर जरूर लेके जाना। क्या जबरदस्त लाइन कि इंतजार करने वालों के हाथ में उतना ही आता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। दोस्तों, वाट पाहणाऱ्यांच्या हातात तेवढाच येतो जेवढा प्रयत्न करणारे छोड़ून देता। इस लाइन ने एक जबरदस्त एक ताकत दी, एक हिम्मत दी। हमने हमारा पूरा जो डिजाइन था सनराइज कैंडल का उसको ही बदल दिया। जहां पे और कहीं एक टेबल मिली, हमने बड़े बड़े शोरूम या बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम रखते, उस टेबल पे तुरंत हमारा शोरूम खड़ा कर दिया। जिसने भाड़ा मांगा हमने भाड़ा देने की कोशिश की, या कहीं पे ऐसे मिल गया तो हमने वहां पे अपना एक टेबल लगा दिया, और कहीं एक कमरा मिल गया हमने हमारी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। और जो मित्र आजू बाजू के जिलों और आजू बाजू के राज्यों से जब उन दिनों जोड़ने लगे तो उनको हमने कोई एम्प्लॉय या कोई कर्मचारी के तौर पे न जोड़ते हुए एक पार्टनर के तौर पे जोड़ना शुरू किया। हमने इसको डिजाइन इस तरह से कोशिश की उन दिनों कि जितना मैन्युफैक्चरिंग का काम है सब नंग पे दे दिया जाए, मार्केट का पूरा काम हमने डिडक्शन पे डालने की कोशिश की। इसका नतीजा ये हुआ कि हर हमारा दिव्यांग मित्र, ब्लाइंड मित्र अपना 100% देने की कोशिश कर रहा था। हमारे और कस्टमर के बीच में कोई मिडलमैन था तो हमारा एक ब्लाइंड मित्र था, या एक ऑर्गेनाइजेशन था जो अपना पूरा 100% दे के इसकी मार्केटिंग भी कर रहा था। इसमें काफी मिडलमैन को हम बीच में से हटा सके तो अच्छी क्वालिटी और अच्छे रेट में हमारे प्रोडक्ट हर कस्टमर तक पहुंचने लगे। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो एक
डिजाइन से कभी शुरुआत हुई थी, आज सनराइज कैंडल 10,700 से ज्यादा डिजाइन प्रोड्यूस करती है, जो कभी 20 किलो से हमने शुरुआत की थी दोस्तों। गए साल हमें 2,000 टन से ज्यादा कच्चा माल कम पड़ गया। पूरा यूरोप, मिडल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में करीब 67 कंट्रीज में हमारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। जैसे विजय जी ने बताया, करीब 14 राज्यों में मेन 71 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। आज 4,500 से ज्यादा तो रिटेल काउंटर है। शिरडी से तिरुपति, अंडमान निकोबार, मसूरी, नैनीताल, जहां जहां भीड़ है, फुटफॉल है, टूरिज्म है, बस वहां वहां हमने हमारे रिटेल काउंटर शुरू किए। नांदेड़ से भी काफी इंक्वायरीज आ रही हैं। नांदेड़ गुरुद्वारा के कुछ मित्रों से भी मेरी मुलाकात हुई थी। ज्ञानेश्वर जी वे भी चाहते हैं कि नांदेड़ में एक 4-5 स्टॉल वहां पे जरूर लगाया जाए। तो आने वाले दिनों में हम जरूर उसको कुछ कॉन्क्रीट कुछ फाइनल करेंगे। और आज 9,500 से ज्यादा हमारे दिव्यांग मित्र, ब्लाइंड मित्र ये बनाकर बेचकर अपने पैर पे खड़े हैं। 250 से ज्यादा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है पूरा प्रोडक्ट दे देते हैं। वो अपने स्टिकर लगा के उसकी खुद की ब्रांडिंग करके उसको आगे बेचते हैं। उनका भी काफी इससे गुजारा चलता है। इस तरह से आज 9,500 परिवारों के साथ सनराइज कैंडल काम कर रही है। और हम ईश्वर का, खुदा का थैंक यू क्यों ना कहें कि उन्होंने 2 के बदले दोनों हाथों में 5 और 5 10-10 आंखें बख्श दी। ठीक है ना, नहीं दिखता, लेकिन आज हमारी बनाई हुई कैंडल्स पूरे जहां को रोशन कर रही है। उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। और एक जबरदस्त परिवर्तन ये आया कि काफी ऐसे हमारे ब्लाइंड मित्र, दिव्यांग मित्र थे जिनको उनके घर संभालने को तैयार नहीं थे। आज काम करके पैसा भेजकर वे अपने घर संभालने लग गए। और वसीले, पहचान और सिफारिशों से दोस्तों बहुत काम मिल सकता है, लेकिन हम काम ही ऐसा क्यों ना करें कि वो काम ही हमारी पहचान बन जाए। सिर्फ ब्लाइंड टीम ने बनाया, उस सिंपैथी पे हम इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। सिंपैथी पे आप 6 महीना, साल भर या 1.5 साल इसको बेच पाओगे, लेकिन आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। हमारी टैगलाइन ही है सनराइज कैंडल की कि लेट्स डोंट गिव सिंपैथी बट एन अपॉर्चुनिटी। और दोस्तों ये जो अपॉर्चुनिटी शब्द है ना, ये जो संधि तक ये जो शब्द है ना, कभी आकर हमारा दरवाजा नहीं खटखटाते, हमें खुद हमारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। ऐसा ही एक वाक्य हुआ जब 2008 में रिलायंस की तरफ से हमें एक नेशनल अवार्ड घोषित हुआ। मुंबई बीकेसी में धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में श्री मुकेश अंबानी जी और नीता अंबानी जी के हाथों अवार्ड दिया गया। अवार्ड देने के बाद वे गए, लेकिन उनके वाइस प्रेसिडेंट सर ने हमें रोके रखा और फंक्शन के बाद वे नरीमाइन पॉइंट अपनी ऑफिस में ले गए और अपनी केबिन में ले जाके मेरे हाथ में एक कवर देते हुए कहा, ये अंबानी साहब चाहते थे कि ये कवर आप तक पहुंचे। उनका क्या है इसके अंदर? उन्होंने कहा हमारी अवार्ड कमेटी आके देख के गई थी भावेश जी कि किस भाड़े की व्यवस्था में आप काम करते हो। इसमें 51 लाख का चेक है, आप बड़ी सी फैक्ट्री डालो, और पैसे चाहिए तो हमसे मांग लेना, रिलायंस आपके काम से बहुत खुश है। मैंने झट से वो कवर उनको वापस दिया। कहा नहीं सर, मुझे पैसों की नहीं, मुझे काम की जरूरत है। इतनी बड़ी कंपनी, कितने सारे गिफ्ट आर्टिकल्स आपको लगते हो, कितने सारे आपके और सिस्टर कंसर्न है और कंपनियां, तो सब मिलाकर कितने हजारों लाखों की संख्या में आपको गिफ्ट्स लगते हैं। तो क्यों ना आप हमारे कैंडल्स में ले। हमारे कैंडल्स में उजाला है, खुशबू है और पीछे अनगिनत हाथों को रोजगार भी जनरेट होती है। ये बात उनको इतनी अच्छी लगी कि 2008 से टिल टुडे हम रिलायंस इंडस्ट्री की हर दिवाली गिफ्ट बनाने का काम करते हैं। इस बार भी हमने करीब 2,07,000 बॉक्स रिलायंस के लिए बनाए। दोस्तों हमारी सभी यूनिट ने दिन रात मेहनत की, 4 महीना 4.5 महीना काम किया और हमारे 9,500 मित्रों के साथ और करीब 2,500-3 हजार और भी हमारे दिव्यांग मित्रों को ये 4-4.5 महीना रोजगार मिला। और इस वजह से जबरदस्त एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। लेकिन ये सिर्फ मुमकिन हो सका क्वालिटी के कारण। दोस्तों रिलायंस का परचेस ऑर्डर आया तो और काफी कंपनियों ने हम पे भरोसा करना शुरू किया। काफी सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स, काफी होटल्स, काफी बिल्डर्स हैं, काफी फार्मास्यूटिकल्स हैं, उनके लिए हमने काम करना शुरू किया। 2014 में हमने किंगफिशर, आप जानते हैं विजय माल्या जी की जो बियर कंपनी है, उसके लिए 3.5 लाख बियर मग बनाए थे। हुबहू हमने इस तरह से उसको डिजाइन किया कि अभी अभी एक पूरा बियर मग भरा हो, इस तरह से वो दिखते थे। उसमें ऐसे बबल इफेक्ट भी दिए गए कुछ टेक्नोलॉजी यूज करके। ऐसे 3.5 लाख पीस हमने किंगफिशर के लिए दिए थे। लेकिन रोज सुबह उठकर हम ईश्वर खुदा को बहुत थैंक यू कहते हैं कि विजय माल्या जी देश छोड़कर भागे
उसके पहले हमारी पाई पाई चुका के गए। ये तो ज्ञानेश्वर जी, अभी मैं यहाँ नहीं होता, अभी मैं इंग्लैंड के चक्कर लगाता होता। आज 400 से ज्यादा मैनेजमेंट कॉलेज सनराइज कैंडल को केस स्टडी लेती हैं। दिल्ली IIT से लेके अहमदाबाद IIM तक के विद्यार्थी सनराइज कैंडल को एक केस स्टडी के तौर पर उसको रिसर्च करते हैं। कई बार वे हमारी अलग अलग यूनिट पे इंडस्ट्री विजिट के लिए जाते हैं। हम कई बार उनके अलग अलग कॉलेजों में और इंस्टीट्यूट में एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाए जाते हैं। मैं उन तमाम विद्यार्थी मित्रों से कहता हूं कि चीजें बनाना बहुत आसान है। ये आज जो मुझे सुन रहे हैं उन पे भी यही बातें लागू होती है कि चीजें बनाना बहुत आसान है। कितने हमारे संस्था है हमारे आजू बाजू में। अब तो ये संस्थाएं या NGO तो ऐसा नहीं कि वो बरसात में जंगल में वो जैसे वो मशरूम उगाते हैं ना, जंगली मशरूम लकड़ियों पे, इस तरह से संस्थाएं 2-4 हजार में रजिस्टर्ड हो जाती हैं, लेकिन काम नहीं हो पाता। कुछ डोनर मिल जाते हैं, कंस्ट्रक्शन भी हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन वहां पे काम नहीं हो पाता। बस हमारे दिव्यांग मित्र वहां पे साबु शैम्पू 2 टाइम का खाना और रहने के लिए छत हो गई, तो अपना जो अभी का जो कीमती समय है वो वहां पे बर्बाद कर देते हैं। नो डाउट कि सब संस्थाएं ऐसे नहीं, कुछ बड़े प्यारे हमारा जो महाराष्ट्र विद्यार्थी संघ है या काफी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनको मैं करीब से जानता हूं, उनके लिए काम भी करता हूं, बड़ा सुंदर काम कर रहे हैं। उनका नाम भी ले तो आधा घंटा लग जाए, इतनी बड़ी लिस्ट है। लेकिन कुछ ऐसे है जहां पे हम लोग फंस जाते हैं, वहां पे हमारा जो ये अभी का जो कीमती समय है वो बर्बाद हो जाता है। और होता ऐसा है ना कि काफी मैंने भी बचपन से ये अनुभव किया, काफी ऑर्गेनाइजेशन में मैं आज भी जाता हूँ, आज भी उनसे जुड़ा हुआ कि समाज को ऐसा लगता है कि ये सभी दिव्यांग है, अंध है, तो चलो अपने वार त्योहार पे उनको कपड़े, साबु, शैम्पू, फल वगैरह, खाना वगैरह, कुछ नमकीन वगैरह देके हम उनको सपोर्ट करने की कोशिश करें। अच्छा, ये लेने वाला जो हमारा दिव्यांग मित्र, उसको लगता है कि मैं इस तरह से, मेरा शारीरिक प्रॉब्लम है, इसलिए मेरा ये जन्मसिद्ध अधिकार है उनसे ये सब चीजें लेना। और बचपन से ये लेने की जो भावना आ जाती है, और जब खरे अर्थ में पढ़ाई वगैरह करने के बाद में जब देने वाली बात होती है ना, तो देने वाली मानसिकता ही हमारी तैयार नहीं होती दोस्तों। तो खरे अर्थ में हमने बचपन से हमने अपने आप को उस तरह से ढालना शुरू करना है कि ये सिर्फ समाज से हमने लेना नहीं है, समाज को हमने देना भी है। और काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, बस उसको पूरी ईमानदारी या लगन से करने की जरूरत है। मेरे पास भी MA की 2 फर्स्ट क्लास की डिग्रियां थी, मैं भी कुछ और कोशिश कर सकता था, लेकिन जो काम मुझे लगता है हमारी हॉबी और हमारा काम एक हो गया, तो उसमें फिर कभी हमें प्रॉब्लम नहीं होती, कभी उसकी परेशानी नहीं होती। तो उसी तरह से हमने सनराइज कैंडल को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो जो मैं बात आपको कह रहा था कि चीजें बनाना बहुत आसान है, कोई भी, हम एक फिनाइल लिक्विड सोप से लेके एक पेपर प्लेट या पॉपकॉर्न या पेपर बैग या जो भी कुछ भी करना चाहे, कैंडल, अगरबत्ती, हार, तोरण, गार्लैंड, दुनिया भर की चीजें, पेपर बैग्स हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं। एक कम से कम इन्वेस्टमेंट में, आज भी एक 5-7-10 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट से हर एक इंडिविजुअल इस काम को एक छोटे से टेबल पे शुरू कर सकता है। जरूरत है उसको शुरू करने की, तो उसके साथ साथ में हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट को बेचने की। कई बार हम हमारे काफी दिव्यांग मित्रों से और ब्लाइंड मित्रों से मिलते हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको आंख का क्या प्रॉब्लम है, वो ठीक से वो बयान भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये बोलना बहुत जरूरी है, बोलना सीखना बहुत जरूरी है। ये मराठी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश सब में ये कहावतें सालों से, सदियों से प्रचलित है कि आप अगर बोलोगे तो आप मिट्टी को भी बेच सकते हो, लेकिन आप बोलना नहीं सीखे तो आप सोना भी नहीं बेच पाओगे। दोस्तों, ये मार्केटिंग की स्किल बहुत जरूरी है। मैं कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूं, उनको मैं बहुत आग्रह करता हूं कि आप चीजें बनाना बाद में सिखाओ, पहले चीजें बेचना सिखाओ दोस्तों। और शायद सनराइज कैंडल आज 70 देशों के साथ जुड़ पाई, क्योंकि हमने पहले बेचना शुरू किया, बनाना तो बाद में हमने शुरू किया। दोस्तों, ये बेचना, ये मार्केटिंग बहुत जरूरी है। 2012 में आमिर खान जी की बड़ी एक प्रचलित सीरियल रही सत्यमेव जयते, आप सब जानते हैं, तो उसकी आधे घंटे के पूरा एक एपिसोड सनराइज कैंडल की महाबलेश्वर यूनिट पे बनाया गया। उसके बाद अमिताभ बच्चन जी की जो जिंदगी का सफर है उसका एक एपिसोड बनाया गया। हुनरबाज, जरा हटके, इंडियाज गॉट टैलेंट में 3 बार हमें बुलाया गया। तो इस तरह से हमने आगे बढ़ना शुरू किया। 2014 में, जैसे विजय जी ने कहा, पहली बार कैंडल इंडस्ट्री के लिए 1969 से नेशनल अवार्ड, राष्ट्रपति पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन पहली बार कैंडल इंडस्ट्री के लिए बेस्ट ब्लाइंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पहला राष्ट्रपति पुरस्कार नेशनल अवार्ड सनराइज कैंडल को दिया गया 2014 में। और 2016 में
एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर जो काम देते हैं दिव्यांगों को, रेलवे, एयरलाइंस या लेमन ट्री सरी की काफी होटलें हैं, ऐसे 58,000 नॉमिनेशन को पीछे छोड़ते हुए सनराइज कैंडल को बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर का ओपन कैटेगरी का दूसरा राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया। ये वो अवार्ड देते हुए पूरे भारत में जहां जहां हमारे लाभार्थी हैं उन तक पहुंचा गया। उनकी कमेटी ने उनके बैंक अकाउंट तक, उनके स्टेटमेंट तक सब चेक किए और उसके बाद में ये प्रेस्टिजियस दूसरा नेशनल अवार्ड हमें दिया गया। और अभी तीसरा 2019 में रोल मॉडल इंडिया का तीसरा नेशनल अवार्ड दिया गया। उन दिनों एम वेंकैया नायडू जी ने, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने राष्ट्रपति भवन में हमें ये तीसरा नेशनल दिया और उसके बाद में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने दरबार हॉल में राष्ट्रपति भवन में मुझे और मेरी धर्मपत्नी को चाय पे बुलाया। दोस्तों, ये अवार्ड करके मैं कोई अपना बड़कपन साबित करना नहीं चाहता। हम सब हमारी ये दिव्यांग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे हाव भाव, हमारा जो व्यवहार है समाज के साथ में, वो हमारी पूरी इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, तो वहां पे मैं पहुंचा, इसका मतलब सिर्फ एक भावेश नहीं पहुंचा, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों दिव्यांग मित्रों को ये अवार्ड दिया गया, मैं ये समझता हूँ दोस्तों। लेकिन एक और बात क्या होती है ना, कि जो ऑर्थोपेडिक है, अस्थि व्यंग है, उन्होंने अपनी, जैसे ये आज हमारा समाज भी कई बार आज उत्तर प्रदेश या आज पंजाब वगैरह के या मैं बोल सकता हूँ। Yes, sir. Yeah, yes, sir. You can go. हमने ये ऐसी जातियों में आज इलेक्शन भी होते हैं, इस तरह से हमने भी हमारी अलग अलग जातियां बना दी है कि ऑर्थोपेडिक जो अस्थि व्यंग है उन्होंने अपनी अपनी अलग से, ब्लाइंड लोगों की अलग से, हियरिंग इम्पेयर्ड की, मूक बधिर की अलग अलग संगठन है और ये बस अपने अपने लोगों तक ही मर्यादित रहेगी। लेकिन मैं समझता हूँ दिव्यांग जो इतना जो एक नाम है ना, बस वही पर्याय है, वो काफी है। हम सब ने मिलकर, दिव्यांग मतलब दिव्यांग, हम सब ने मिलकर साथ में मिलकर काम करने की, एक हमारा ब्लाइंड मित्र एक ऑर्थोपेडिक की हाथ और पैर क्यों नहीं बन सकता, एक ऑर्थोपेडिक है वो हमारे ब्लाइंड मित्रों की आंखें क्यों नहीं बन सकता। जब इस तरह से हम संगठित होकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, खरे अर्थ में तभी क्रांति, तभी रेवोल्यूशन आ पाएगा। लेकिन उस छोटी सी हैंड कार्ड से यहाँ तक का जो सफर है, मैं समझता हूँ उसमें एक में वो शब्द जो काम आया वो था हार्डवर्क। हार्डवर्क और सिर्फ हार्डवर्क। मैं मेरे सभी मित्रों से कहता हूं कि एक सही एंगल पे, सही दिशा पे या सही डिग्री पे अगर हार्डवर्क किया जाए तो सही डिग्री के हार्डवर्क के सामने हार्वर्ड की कई कई डिग्रियां फीकी पड़ सकती है। और इस मेहनत, इस हार्डवर्क के लिए आपको ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि समा भी हवा में रोशन हो सकती है, समा भी हवा में रोशन हो सकती है, कश्ती तूफानों से निकल साहिल से जुड़ सकती है। आज जो छोटी टहनी है कल लंबी पतवार बन सकती है, आग की छोटी चिंगारी आग की ऊंची दीवार बन सकती है, मिट्टी जो रौंद दी गई पैरों तले वह कल ऊंची मीनार बन सकती है। बस तू एक बार मेहनत कर ले मेरे दोस्त, तेरी भी किस्मत बदल सकती है। मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं। आज होता ऐसा है ना कि लिफ्ट में बैठ के हर एक यूथ चाहता है कि बटन दबाकर वो टॉप फ्लोर पर पहुंच जाए, लेकिन ये कदम कदम करके आगे बढ़ने की जो खुशी है ना, बहुत बड़ी है। कितनी भी जगह पे उनके दिए हुए टॉपिक पे बात करके जब स्टेज से नीचे उतरो तो कोई ना कोई पूछ ही लेता है, ललित जी कि भाभी जी आपको डर नहीं लगता? सामने 15-17 हजार लोग थे, काफी स्पीकर डरते हैं, बीच में पानी पीते हैं, न तुम्हारे पैर कांपे न जबान लड़खड़ाए, तो तुमको डर क्यों नहीं लगता? मैं उनको बड़ी विनम्रता से कहता हूँ कि भाई मुझे दिखता तो मैं जरूर डरता। तो दोस्तों, हम सब ने ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम सब ने हमारे चारों ओर एक्सक्यूज और बहानों की ऐसी दीवार खड़ दी कि मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे सुनाई नहीं देता, मैं चल नहीं पाता, मैं गरीब परिवार से, मैं किसान के घर से। और आजकल तो देश के कोने कोने में बड़ा लेटेस्ट बहाना चला हुआ है कि मुझे आरक्षण नहीं मिला इसलिए मैं पीछे रह गया। जो है बेस्ट है दोस्तों, हम ईश्वर खुदा का थैंक यू कहें और बस उन परिस्थितियों में आगे बढ़ने की कोशिश करें। अदरवाइज एमए की 2-2 डिग्रियां साथ में लेकर मैं भी कहीं पे कोई जॉब करता होता, किसी बैंक में क्लर्की करता होता, लेकिन सनराइज कैंडल खड़ी नहीं हो पाती, इन हजारों हाथों को रोजगार जनरेट नहीं हो पाता। दोस्तों, तो जिन भी परिस्थितियों में है बस उसको हम तहे दिल से स्वीकार करें और आगे बढ़े। काफी मित्रों से मैं मिलता हूं तो बड़े छोटी छोटी बातों में बड़ा हताशा, डिप्रेशन का माहौल होता
होता है, कई बार जानने की कोशिश करता हूँ कि सब कुछ होते हुए भी ये सब इतना परिवार का सपोर्ट है। ठीक है, जो शारीरिक प्रॉब्लम है, लेकिन सर परिवार का बड़ा सपोर्ट काफी हमारे दिव्यांग मित्रों को मिलता है। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में उनकी पढ़ाई भी होती है, उनके लिए हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, लेकिन फिर भी वो हताशा डिप्रेशन के माहौल में। इसका कारण दोस्तों एक ही है कि हमने दोस्त बनाने कम कर दिए। ये व्हाट्सएप या फेसबुक वाले दोस्तों की बात नहीं कर रहा, कुछ दोस्त हमारे सराउंडिंग में 4-5 ऐसे बिल्कुल होने चाहिए जिनको हमारे दिल की बात कह सके। हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, या हमारे जो सह विद्यार्थी हमारे साथ में पढ़ रहे हैं, हम काम करें तो हमारे जो कलीग्स हैं, ऐसे कुछ 4-5 दोस्त हमारे साथ होने बहुत जरूरी है जिनको हम हमारे दिल की बात कह सके। किताबों के साथ दोस्ती करना बहुत जरूरी है। मैं तो मुंबई टॉकिंग बुक लाइब्रेरी का सालों से मैं सदस्य हूँ। मैं आज तक उसकी 10% भी किताबें पूरी नहीं पाया। लाखों की संख्या में किताबें वहां पे उपलब्ध हैं दोस्तों। तो इन किताबों के साथ में हम अपनी दोस्ती करें। माँ बचपन में अपने लिए नए कपड़े न खरीदते हुए मेरे लिए किताबें खरीदती और मुझे पढ़कर बताती। वो मुझे ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ के दे सके तो उसके घर के कामों में काफी मैं हेल्प करता। तो 12-13 साल की उम्र में मैं अच्छा कुक भी बन गया था, लेकिन बचपन से वो किताबों की चाह लगी। 5th स्टैंडर्ड के वेकेशन में 11 साल की उम्र में मैंने खुद की अपनी लाइब्रेरी शुरू कर दी थी। एक 10-20 पैसे भाड़े के मिलते और उनको समेटकर कुछ और नई किताबें खरीदने की कोशिश करता। आज भी 200 से 250 पेज रोज मैं स्टोरी टेल हो या ऑडिबल हो या टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की किताबें मेरे साथ मोबाइल में एक 4-5 किताबें बिल्कुल रहती है दोस्तों। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो किताबों के साथ भी अपनी दोस्ती करना बहुत जरूरी है। जो आज भी ये हताशा डिप्रेशन के चक्कर में मुंह लटकाए हुए बैठे हैं, उन तमाम मित्रों को इस मन से मैं कह देना चाहता हूं कि होके मायूस न कभी ढल जाना, होके मायूस न कभी ढल जाना। शाम के अंधेरे की तरह जीवन एक सुबह है, रोज उगते रहो भोर के सूरज की तरह। हर दिन एक नया दिन, एक नई सुबह। जो बीत गया उसको डस्टर से साफ करें और वो सुवर्ण अक्षरों से उस नए ब्लैक बोर्ड पे अपना जीवन लिखने की शुरुआत करें। काफी मित्रों से मैं हाथ मिलाता हूँ, खासतौर पे हमारे दिव्यांग मित्रों से मिलता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। उनकी हर उंगली में अंगूठी। मैंने कहा इतनी सारी अंगूठियां आपने क्यों पहनी हुई है? ये बड़ा अंधविश्वास का बड़ा इतना माहौल हमने अपने चारों ओर बिठा रखा है कि इस तरह से प्रॉब्लम है। तो बस लोगों ने इस अंधविश्वास पे भरोसा में कितने मेरे ब्लाइंड मित्रों से मिलता हूँ कि जो उनको उन दिनों बचाया जा सकता था, उनके घर के लोगों ने अंधविश्वास पे भरोसा न करके अगर डॉक्टरों की सलाह ले ली रहती तो शायद उनकी आंखें बचाई जा सकती थी। लेकिन इन अंधविश्वासों के चलते भी काफी मित्रों ने अपनी आंखें खो दी दोस्तों। तो ये अंधविश्वासों से हम बाहर निकले। उन अंगूठियों में जो उन्होंने छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े काफी मित्रों ने लगाए जिनसे मैं हाथ मिलता हूँ, मुझे बताते भी कि मंगल ग्रह वाला लाल वाला पत्थर का टुकड़ा, सफेद वाला किसी और ग्रह का। मैं कहता हूँ ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो आपने अंगूठियों में लगाए हुए हैं और वहां करोड़ों किलोमीटर दूर जो ग्रह तुम्हारा क्या अच्छा बुरा करेंगे। उनको और कोई काम धंधा नहीं है क्या कि छोड़ छाड़ के तुम्हारी अच्छाई के लिए लग जाएंगे। जो कुछ करना है हमने खुद ने अपना करना है। वामन राव जी का कितना प्यारा एक वाक्य है कि तुझे जीवनाचा शिल्पकार। हम सब हमारी जिंदगी के शिल्पकार हैं। बाहर का कोई धागा ताविज ग्रह आके हमारी जिंदगी नहीं संवार सकता। और जो आज इस अंधविश्वास की दलदल में बैठे हैं, रानेश्वर जी, इस मंच के माध्यम से उन तमाम मित्रों को मैं कह देना चाहता हूं कि शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, पानी से तस्वीर बनाता हूं मैं। कायर है वो जो किस्मत की बात करते हैं, अरे किस्मत की तो खुद तस्वीर बनाता हूं मैं। हमारी जिंदगी की तस्वीर बनाने वाले हम खुद हैं। हम क्यों काम मांगने वाले बने, हम काम देने वाले क्यों नहीं बन सकते? और काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, बस जरूरत है कि अभी से हम शुरुआत करें। आज का दिन गया, आज का ये पल गया, वो कभी वापस नहीं आने वाला। उस साइकिल टूर के बाद जिंदगी से करीब स्पोर्ट्स निकल चुकी थी, लेकिन 25-26 की एज में मैंने पैरा ओलंपिक डिस्ट्रिक्ट खेलना शुरू किया। गोला फेंक, खाली फेंक, भाला फेंक बचपन से मेरे प्रिय खेल थे। डिस्ट्रिक्ट स्टेट करते हुए नेशनल पहुंचा। और दोस्तों आज भी मैं शॉटपुट का नेशनल रिकॉर्ड लेके हूँ। आज भी मैं खेलता हूँ। हमारे पैरा ओलंपिक संगठन के माध्यम से भी अभी गोंदिया में 18-19 फरवरी को स्टेट टूर्नामेंट्स थे। अभी वो पोस्टपोन हो चुके हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप जरूर उससे जुड़िए। मैं आप सबसे मैं ये विनती करता हूँ कि इस पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी में कुछ स्पोर्ट्स का होना जरूरी है। कुछ स्पोर्ट्स के मेडल भी आपके साथ में स्टेट या नेशनल के जुड़ेंगे तो जरूर आप
कुछ और अच्छा आगे कर सकते हैं। और जो दृष्टिबाधित मित्र मुझे सुन रहे हैं उनको मैं जरूर कह देना चाहता हूँ कि इप्सा इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन दिल्ली में रजिस्टर्ड है, उसके हर 2 साल में नेशनल होते हैं। आपको कभी भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं, आप मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं और कुछ स्पोर्ट्स आप जरूर उस 4 दीवारी से बाहर निकलकर कुछ स्पोर्ट्स खेलना जरूर करें। मेरे पास में 117 पैरा ओलंपिक है मेडल्स है, आप ये न देख पाए लेकिन इसकी आवाज आप जरूर इन मेडल की सुन रहे होंगे दोस्तों। तो बस मैं आज ये मेडल आपके साथ शेयर करते हुए आपके साथ एक शर्त भी लगाना चाहता हूँ ज्ञानेश्वर जी कि जब अगली बार हम इसी कार्यक्रम में मिले तो मुझसे ज्यादा मेडल सामने जो मुझे आज सुन रहे मेरे दिव्यांग मित्र उनके पास बिल्कुल होने चाहिए। तो बस आप कहीं से थोड़ा सा जो भी आपको अच्छा लगता है, स्विमिंग या गोला फेंक, थाली फेंक, भाला फेंक, लॉन्ग जंप, 100, 200, 400, 1500 मीटर तक की रनिंग, चेस है, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो आप बिल्कुल सकते हो। क्रिकेट तो आप सब जानते हैं, हमारी ब्लाइंड क्रिकेट ने तो पूरे वर्ल्ड में झंडा गाड़ा हुआ है अपना, कितनी बार हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। तो बस कहीं पे भी उस 4 दीवार से बाहर निकलकर खेलने की शुरुआत करें। अगर बॉडी फिट है तो हमारा मन, मस्तिष्क, विचार सब फिट है दोस्तों। और इसके लिए कुछ ऐसे 1000 रुपया खर्चा करके जिम में जाने की भी जरूरत नहीं है। बस 2, 5, 5, 10 रुपए की ईंटें लेके आप आपका जोर का पुशअप्स का मशीन बना सकते हो। एक 3 मीटर, एक 15-20 रुपए की नायलॉन की रस्सी मिल जाएगी, आप आपकी स्किपिंग की मशीन बना लो। बस कहीं से शुरुआत करें, आगे चल के फिर जैसे स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल खेलना शुरू करोगे, गवर्नमेंट के तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप जिन कॉलेजों में पढ़ रहे हो, और काफी ऐसे एनजीओ भी जहाँ हॉस्टल्स वगैरह वहां पे भी अब तो काफी जिम वगैरह और काफी कॉलेजों में इस तरह की व्यवस्थाएं हो चुकी है। तो उसका पूरा पूरा फायदा लेते हुए आप आगे बढ़िए। आप इसके साथ साथ म्यूजिक वगैरह में भी आप आपका करियर बना सकते हैं, क्योंकि पढ़ना तो है ही, हम साथ साथ में पढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ में एक हॉबी का, एक आर्ट का हमने डेवलप करना बहुत जरूरी है। या तो मेरी तरह किसी क्रिएटिविटी की ओर आप आगे बढ़िए, किस तरह से कुछ चीजें बनाना, कुछ हैंडक्राफ्टेड चीजें बनाना शुरू करें, या इसके अलावा आप पढ़ ही रहे साथ में कुछ म्यूजिक, क्योंकि एक तो वरदान है हमारे ब्लाइंड मित्रों के लिए म्यूजिक, तो संगीत में कुछ बजाना, गाना, इसके ऊपर आप आपका फोकस करें साथ साथ में, और बिल्कुल आप कर सकते हैं। और मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए मैं खरे अर्थ में ज्ञानेश्वर जी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। ज्ञानेश्वर जी का कन्विंसिंग पावर इतना जबरदस्त है कि उनको ना ही नहीं कह सका, लेकिन वो इतने पंक्चुअल है। कल रात को मुझे फोन आ गया कि भावेश जी सुबह 10 बजे बिल्कुल हमने मिलना है। सुबह 8:30 बजे मुझे फोन आ गया कि भावेश जी आपको याद है ना 10 बजे हमने मिलना है। तो कितना प्यारा, कितना उन्होंने एफर्ट्स लिए हुए हैं इस आज के हमारे इस गेट टुगेदर को सक्सेस बनाने के लिए। लेकिन एक बात है, ये आपस में मिलने से ही रास्ते निकलते हैं। दोस्तों याद रखें, दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको सॉल्यूशन नहीं है। बस खरे अर्थ में हमने आपस में मिलकर उस सॉल्यूशन पे बात करने की जरूरत है। और ये जो आज हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसी ज्ञानेश्वरी जो आज हम आपस में मिले हैं ना, ये मिलना बहुत जरूरी है। और इस मिलने मिलाने पे एक लाइन मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आके ही मिलते हैं हम, आके ही मिलते हैं हम, ताकि बहारें आ जाए, इससे पहले कि ताल्लुक में दरारें आ जाए। और ये जो खुददारी का मैला सा अंगूछा है मेरा, बेच दूं इसको तो कई कारे आ जाए। दुश्मनी हो तो ऐसी हो कि कोई एक रहे, लेकिन ताल्लुक हो ऐसा कि पुकारे आ जाए। जिंदगी दी है तो बस इतनी मोहलत भी दे दे कि दोस्तों का कर्ज उतारे, फिर आ जाए। और मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हों, ठहर जाना, अगर रास्ते में कोई मजारे आ जाए, आके मिलते हैं हम, ताकि बाहर आ जाए। सिर्फ एक आधी मिनट में एक और मैं बातें जो आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूं। मैं 2 बार स्टोक कांगरी चढ़ा हुआ हूँ, ले से आगे 20,000 फुट पे अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर है किलिमंजारो, वो मैंने क्लाइंब किया हुआ है। मीरा हिल नेपाल, आइलैंड नेपाल, करसुबाई 9 बार मैं महाराष्ट्र का जो सबसे ऊंचा पीक है 5400 फुट पे नगर जिले में, वो मैंने सक्सेसफुली क्लाइंब किया हुआ है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि हम ब्लाइंड है या दिव्यांग है। तो मार्क इंग्लिश दोनों पैर नहीं थे, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गए। अरुणिमा सिन्हा एक्सीडेंट के बाद में एक पैर से माउंट एवरेस्ट चढ़ गए। तो बस ये इच्छा शक्ति, ये प्रबल इच्छा शक्ति हमारी काम कर जाती है। जब नेहरू माउंटेनियरिंग देहरादून, मैं माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग के लिए जब पहले पहले उनके पास पहुंचा, तो वो जो बड़े मिलिट्री के बड़े बड़े ऑफिसर थे, मुझे वो डायरेक्ट मेरा दिल दुखाना नहीं चाहते, तो उन्होंने मुझे टालते हुए कहा कि भावेश जी
जब पहाड़ों पे हम ऊपर चढ़ते हैं तो ये नीचे घर, मकान, कार, इंसान सब छोटे छोटे चींटी जितने दिखते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को चक्कर, वर्टिगो का प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने उसको बीच में ही रोका, मैंने कहा सर पहले मुझे आप सिलेक्ट करें, मुझे कोई वर्टिगो, कोई चक्कर का प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे दिखता तो मुझे ये प्रॉब्लम होगा। दोस्तों, तो जरूरत है एक प्रबल इच्छा शक्ति की। अगर एक इच्छा शक्ति, एक डिजायर है, तो हमारी कोई भी शारीरिक अक्षमता उसका बाधा नहीं आ सकती, उसके बीच में रोड़ा नहीं अटका सकती। बस हम एक नई ऊर्जा, एक जिंदा दिली के साथ में आगे बढ़े, जो गया गया उसको साफ करें डस्टर से, और एक नई उम्मीद के साथ आज के दिन से हम नई शुरुआत करें। विजन का जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, एक लक्ष्य का, एक उद्देश्य का होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। और उसी के लिए अंत में मेरी वाणी को पूरा करने के पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, इस उद्देश्यों, इस विजन के लिए, कि मंजिलों को कभी यह न बताओ, जो हमारे उद्देश्य है, कि मंजिलों को कभी यह न बताओ कि तुम्हारी तकलीफें कहाँ है, लेकिन तकलीफों को ये जरूर बताओ कि तुम्हारी मंजिलें कहाँ है। आप सबको मैं ढेरों 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 शुभकामनाएं देता हूँ। 2 दिन के बाद में 26 जनवरी आ रही है, मैं गणतंत्र दिवस की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। आपने अपने फील्ड में बहुत आगे बढ़े, और ज्ञानेश्वर जी आने वाले दिनों में इन्हीं में से हमारे जो दिव्यांग मित्र, हमारे ब्लाइंड मित्र हैं, उनको हमको स्पीकर के तौर पे, प्रमुख गेस्ट के तौर पे सुनने का मौका मिले, यही ईश्वर के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। और आप सब पदाधिकारियों ने जो इतना सुंदर जो उपक्रम जोड़ा हुआ है ना, खरे अर्थ में ये काबिल तारीफ है। तिरुपति जी से लेके ज्ञानेश्वर जी, ललित जी, मराठे साहब, सर आप सब लोग जो इतना सुंदर, आप सूर्यवंशी साहब, आप तो कमाल कर रहे हैं सर। आप सब लोग जो काम कर रहे हैं ना, बहुत जबरदस्त है। आप सबको मैं बहुत 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 अभिनंदन देता हूँ। अमृता बहन, वंस अगेन आपको थैंक यू कहता हूँ। आपने अपनी सुंदर वाणी से शुरुआती इस प्रोग्राम की फाउंडेशन इतनी मजबूत कर दी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो बस आप सब खुश रहिए, हैप्पी रहिए। सनराइज कैंडल के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से आप जुड़ सकते हैं। आपको इस तरह के हम लोग सिर्फ कैंडल, अगरबत्तियां, फिना, ये अगर जो गार्लैंड है, जो हार होते हैं, तोरण है, दियाज है, ये थाउजेंड्स ऑफ डिजाइन्स बनाते हैं। आपको कभी भी लगता है कि आपको जुड़ना है, आप जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप ज्ञानेश्वर जी से मेरा फोन नंबर ले लीजिए, आप मेल कर सकते हो। यहाँ मेरे साथ में कितने सारे मेरे ब्लाइंड मित्र हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो पढ़ भी रहे हैं साथ में, कोई एसपी कॉलेज में है, कोई मुंबई रुइया में है, वे पढ़ रहे हैं और साथ में अच्छा खासा वे रोजगार भी पा रहे हैं। और उन्होंने कभी 10वीं के बाद तो अपने घर से फीस भी नहीं ली। तो ऐसे काफी मेरे ब्लाइंड मित्र मेरे साथ काम कर रहे हैं, और अगर वे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। और बहुत सारे ऐसे भी जो कभी स्कूल भी नहीं गए, उन्होंने कभी स्कूल का दरवाजा ही नहीं देखा, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति थी, वो ये काम सीखना चाहते थे, और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा वे आज अपना उत्पन्न पा रहे हैं। 1000, 1,500, 2,000 रुपया, 2,500 2,500 रुपया दिन का वे कमा लेते हैं, एक एक दिन का। वो कभी जो संजय गांधी निराधार योजना के 1,000 रुपये पे, महीने के 1,000 रुपये पे डिपेंडेंट थे, आज वो दिन के 1,000, घंटे के 1,000 कैसे कमाए, उस ओर सोचना अग्रसर कर चुके हैं। तो वंस अगेन ज्ञानेश्वर जी, आपको मैं बहुत 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 अभिनंदन देता हूँ। मेरे साथ में शुभम, मेरा मित्र जो मेरे साथ में काम कर रहा है, अभी वो एसपी कॉलेज में पढ़ रहा है, सिर्फ 1 मिनट आपके साथ कुछ बात करना चाहता है। वो आपके संगठन से जुड़ा हुआ है, वो और भी विद्यार्थियों तक इस संगठन का काम पहुंचाते रहता। बड़ा प्यारा बच्चा है, मुंबई से है, वैसे यूपी बेस है। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। नमस्ते सर, आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम शुभम सिंह है। मैं वैसे तो मेरा गांव उत्तर प्रदेश है, लेकिन मैं मुंबई में रहता हूँ, कल्याण साइड में। और यहाँ तकरीबन सनराइज कैंडल में मैं 2 सालों से काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं 2012 तक नॉर्मल की जिंदगी भी जिया हूँ, साथ में 2018 तक पार्शियल ब्लाइंड में जिया हूँ। उसके बाद 2018 में मैं टोटली ब्लाइंड होने का सब कुछ मेरा छोड़ गया, मेरा शिक्षण वगैरह सब कुछ छोड़ गया। लेकिन 2020 में मैं नेशनल एसोसिएशन फ्रॉम द ब्लाइंड इससे जुड़ा, और मेरे एक दोस्त शरद शेर के, जो शायद आपका दिन विशेष का काम भी करता है, आपके अंध विद्यार्थी संगठन इस चैनल पर, उसी ने मुझे सर के बारे में बताया, और सर से फिर मैं जुड़ा। मुझे मार्केटिंग का बहुत शौक था। मैं सर से आया, सर से रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे आप मार्केटिंग सिखाएं, जहां तक मैं अपना पूरी अपनी तरफ से पूरा अपना बेस्ट दूंगा, जहां तक मेरे से हो सके। और मैंने किया, और फिर मैंने 10th भी लास्ट ईयर पास किया।
मुलुंड सेंटर महाराष्ट्र सेवा संगठन से मुझे 10th का 17 नंबर का फॉर्म भरा मैंने और दिया। और लास्ट ईयर मैंने पुणे एसपी कॉलेज में 11th कॉमर्स की ओर से एडमिशन भी लिया और महाराष्ट्र सेवा संगठन गणेश साकले सर ने मुझे इस ग्रुप से जोड़ा और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया और उसकी मदद से आज मैं सनराइज कैंडल और मैं सीख भी रहा हूँ, साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, अपना इनकम भी कर पा रहा हूँ। आज अपने घर से मैं 1 रुपए नहीं लेते, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी मैंने हेल्प किया और आज मैं अपने पैरों पे मतलब अपने लिए मैं अपने पैरों पर अब तक के लिए खड़ा हूँ। आगे भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ में अगर कभी मुझे मदद करे तो महाराष्ट्र सेवा संगठन मुझे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि जरूर मुझे मदद करेगा। और मैं महाराष्ट्र सेवा संगठन के हर जो रोज के दिन विशेष होते हैं सभी हमारे दोस्त के आवाज में मैं रोज वो दिन विशेष अटेंड करता हूँ। साथ में मेरे और भी दोस्त हैं जो महाराष्ट्र सेवा संगठन इस ग्रुप से जुड़कर हमारे साथ में हमारी जो आपका चैनल है उसके वीडियोस या आपके जो लिंक्स वगैरह आते हैं जो हमारे स्कॉलरशिप के लिए वो सब कुछ हम लोग डे टू डे उससे हम लोग अपडेट रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र सेवा संगठन और सनराइज कैंडल जिधर से मैं अपने पैरों पे खड़ा अपने पैरों से पैसे कमाकर खुद से और नेशनल स्टूडेंट फ्रॉम द ब्लाइंड जिसकी वजह से आज मैं फिर से अपना शिक्षण शुरू कर पाया हूँ, उसको बहुत बहुत थैंक यू शुभम, बहुत धन्यवाद। थैंक यू ज्ञानेश्वर जी। आपको कुछ सवाल हो तो हम उस पर कुछ बात कर सकते हैं, कुछ क्वेरी हो तो जी। भावेश सर, हेलो भावेश सर, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? जी सर। सर मैं पूछ रहा था आपसे, काफी कम बचा है पर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एड्रेस होना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज होती है गवर्नमेंट जॉब्स पर वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, सिकुड़ती जा रही है और वो फ्यूचर में और सिकुड़ती जाएंगी। और जिसके वजह से जो हमारी जो ब्लाइंड कम्युनिटी होती है वो उसका सबसे बड़ा पोर्शन गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाता है। तो फिर मैं ये पूछना चाहता था सर आपसे कि ऐसे टाइम पे बिजनेस करना या फिर बिजनेस में घुसना ब्लाइंड के लिए सबसे अच्छी बात हो सकती है, और 2 चीजें उनको काफी हिंड्रेंस होती हैं जब वो बिजनेस की तरफ देखते हैं। मतलब ये उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर हम उस पर वर्क करना शुरू करें। पर 2 प्रॉब्लम के बारे में मुझे अक्सर लोग कहते हैं, एक रिस्क टेकिंग बिजनेस में और दूसरा नॉट फिक्स इनकम फिक्स ना होना, इनकम की स्टेबिलिटी ना होना। तो आप इन दोनों चीजों को टैकल करते हुए क्या सजेशन देना चाहेंगे ब्लाइंड लोगों को मोटिवेट करने के लिए बिजनेस फील्ड में आने के लिए? मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि क्योंकि अपना काम है, इसकी कोई मर्यादा नहीं है, कोई इनकम लिमिट नहीं है। आप अगर नौकरी करते हैं तो लास्ट में घूम फिर के आपको 1 तारीख को उतनी पगार मिलेगी, सालों तक आपको उसी में ही अपनी जिंदगी बितानी है। लेकिन आप इसको लाखों करोड़ों अब्जों रुपए का बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं। कई हमारे ब्लाइंड मित्र भी है, मेरे साथ साथ में श्रीकांत भोला है और ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो खुद का बहुत प्यारा पूरा एम्पायर चला रहे हैं। तो ऐसे काफी रोल मॉडल है हमारे लिए जिन्होंने आसमान की बुलंदियों को छुआ है। लेकिन जरूरत है, देखो अभी जिस तरह से नौकरियां सिकुड़ती जा रही है, बैंक की भी जो अपॉर्चुनिटीज थी धीरे धीरे कम होती जा रही है, प्राइवेटाइजेशन होते जा रहा है। इसके साथ साथ में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट के तरफ से दिव्यांगों को मोटिवेट करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए काफी नए नए रास्ते भी निकाले जा रहे हैं। जो हमारे दिव्यांग या ब्लाइंड मित्रों की बनाई हुई चीजें हैं उसको मार्केट में किस तरह से आगे प्रमोट किया जाए, उसके लिए काफी रास्ते निकल रहे हैं। उनको एक 4.5-5% तक लोन पे फंड मिलना चाहिए। जैसे मैंने दर की ठोकरें खाई 5,000 रुपए के लिए, लेकिन आज का जो हमारा ब्लाइंड मित्र है उसको इस तरह से ठोकर खाने की जरूरत है। अपन वित्त महामंडल से लेके ऐसे काफी ऑर्गेनाइजेशन है जो कम दरों पे उनको फंड देने के लिए तैयार है, काफी उसमें सब्सिडीज भी है। और ऐसे क्या होता है ना कि परेशानी वहीं से आती है कि हम देखा देखी में ऐसा लगता है कि हमने बस काम शुरू किया तो एक बड़ा सा पहले दिन से हम लाखों रुपए कमाना शुरू कर दे, तो ये मुमकिन नहीं है। कहीं से एक पहला कदम उठाने की जरूरत है। आप आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो परिवार है, मित्र है, उसका आप सपोर्ट ले सकते हैं। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप साथ में 7 लोग जोड़कर ऐसे ग्रुप्स तैयार कर सकते हो। काफी बचत ग्रुप्स है, उसके साथ में आप जुड़कर आप एक शुरुआत जरूर कर सकते हो। ऐसे कितने
ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आज तो हमारे कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जहाँ पे होटल भी, रेस्टोरेंट भी हमारे ब्लाइंड मित्र चला रहे हैं, वो भी बड़े सक्सेसफुली चल रहे हैं। हमारे दिव्यांग मित्र रेस्टोरेंट चल रहा है और नेशनल अवार्ड तक पहुंच चुके हैं। तो ऐसा बहुत कुछ करने के लिए, खाने पीने की चीजों के साथ साथ में ये जो रोजमर्रा की हाउस होल्ड चीजें या ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। लेकिन एक बात मैं वापस कहना चाहूंगा कि एक दिव्यांग का या एक ब्लाइंड का रबर स्टैम्प बना के आप बोलोगे कि उसको सिंपैथी पे आप कुछ भी बेचना चाहो तो नहीं चलेगा। अगर आपके पास में क्वालिटी है तो फिर आपको लोग ढूंढते हुए आएंगे, आपको लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत अच्छी इसके लिए ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अभी वो जो चेयर केनिंग और डस्टर बनाना या मोटर वाइडिंग या वो खड़ू बनाना और ये सब बड़ा आउटडेटेड हो चुका है। उस मानसिकता से हमने बाहर निकलने की जरूरत है। आज जो मार्केट में चल रहा है, जो बिक रहा है, बस वो चीजें बनाने की बहुत जरूरी है। और ऐसे लिस्ट निकाले जाए तो सैकड़ों चीजें हैं जो हमारे ब्लाइंड मित्र बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और आपको बता दूं कि 13 हजार करोड़ की तो सिर्फ कैंडल ही चाइना से आती थी 2019 तक, लेकिन 2020 के उनके साथ के जो हमारे संबंध हुए तो वहां से चीजें आना बंद हो गई। उसके ऊपर 400, 500, 600% ड्यूटीज बढ़ चुकी है। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर जो हमारे जैसे हैं उनके लिए तो वरदान रूप है। मैं नहीं कहता कि सिर्फ आप कैंडल ही बनाइए, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको बनाकर बेचकर आप नौकरी करोगे तो आप अकेले करोगे। लेकिन अगर आप ऐसा कोई व्यवसाय शुरू करोगे ना तो आप पूरे परिवार को साथ में लेके जा सकते हो। अहमदाबाद से एक 40 किलोमीटर दूर हमारी एक ब्लाइंड बहन है, करीब आज 35-37 साल की उम्र है। एक गाय NAB इंडिया के माध्यम से उनको स्पॉन्सर की गई थी, उनको लोन के तौर पर दी गई थी। बाद में उन्होंने पैसे भी भरने थे, मैं स्पॉन्सर नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन आज उनके पास में करीब 50 से ज्यादा गाय है और पूरा परिवार वो मिल्क प्रोडक्ट बेचकर और लाखों रुपए की इनकम जनरेट कर रहा है। कितने लोगों को उन्होंने हाथ में रखा। मैं बार बार कहता हूं कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। अभी जो पहला लॉकडाउन हुआ तो बेंगलोर में हमारे कुछ ब्लाइंड मित्र थे, वो रास्ते पे आगे, उनके लिए काम नहीं था। अभी ऐसा ही एक मेरा ब्लाइंड मित्र था जो करीब 1500 फ्लैट की एक कॉलोनी थी, जो एक टाउनशिप थी, एक सोसाइटी थी, उसके बाहर अपने माता पिता के साथ में रहता था, करीब 22 साल की उम्र। और उसके डैडी का उस जो 1500 फ्लैट थे वहां के कपड़ों को आयरनिंग करने का काम वो करते थे। उन कपड़ों को सिर्फ इस्त्री करके देते थे। लेकिन लोगों ने लॉकडाउन में बाहर जाना बंद कर दिया तो आयरनिंग का काम कैसे मिले। और वो हमारे साथ में भी जुड़ा हुआ था, कुछ वहां पे त्योहार पे कुछ एग्जीबिशन लगा के वो अच्छा खासा इनकम भी पा लेता था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो भी बंद हो गया था। तो उन दिनों हमने एक बहुत अच्छी तरीके से एक अलग डिजाइन की। हमने सह्याद्री फार्म नासिक, विलास शिंदे जी मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं जिनका फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, तो उनसे बहुत कम से कम दरों पे वेजिटेबल्स हमने कुछ 200 किलो शुरुआत में हमने इन्वेस्ट की। सनराइज कैंडल ने वो फंड जमा किया और किसान रेल के माध्यम से हमने बेंगलोर हमारे उस ब्लाइंड मित्र के लिए वो वेजिटेबल भेजी। वहां पे उसको प्रोसेस करना था अपने परिवार के साथ। 200-200, 500-500 ग्राम के उन सब वेजिटेबल्स के उसने पैकेट बनाए। अब होता है ऐसे कि वो IT कंपनी से जुड़े हुए 1500 फ्लैट के सभी जो मान्यवर थे, हस्बैंड वाइफ दोनों ऑनलाइन काम करते थे, दिन भर लैपटॉप में लगे रहते थे। तो उनके लिए ये रेडीमेड जो वेजिटेबल स्वच्छ करके, साफ करके, धो के, बड़ा प्यारा सा फ्रेश वेजिटेबल जब उनके दरवाजों तक पहुंचने लगा तो उन्होंने बहुत काम देना शुरू किया। और जो 200 किलो से शुरुआत हुई थी, आज करीब 2,500 किलो प्रोसेस वो हमारा ब्लाइंड बंदा वहां पे बेंगलोर में करता है। उसके डैडी ने वो आयरनिंग का काम बंद कर दिया है, उसका परिवार पूरा उसमें जुड़ चुका है और 7 से 8 और हमारे ब्लाइंड मित्रों को उसने अपने लिए काम पे रख दिया है। तो ये सिर्फ वेजिटेबल्स और फ्रूट प्रोसेस करके, उसके अच्छे धो के, उसके पैकेट्स बना के वो ऑर्डर लेके, अब तो उन्होंने रेस्टोरेंट और होटलों के भी ऑर्डर लेने शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे बहुत काम है, बस जरूरत है कहीं से शुरू करने की। और सिर्फ होता ऐसा है ना कि दूसरे ने UPSC MPC की या उसने बैंक एग्जाम, तो उसमें है नो डाउट आपको उसमें आरक्षण भी है, आपको उसमें रोजगार भी मिल सकती है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी क्यू है, ये आप मत भूले। उसमें आपके कई जो कीमती समय है ना आपका, जो वो निकल जाता है। तो आपने वो करना है, कोशिश करनी है, आपने पढ़ाई के साथ में वो भी कोशिश करनी है, लेकिन साथ साथ में कुछ काम करना जरूरी है। और ये पढ़ाई के साथ साथ ही आपने इस तरह से कोई छोटी सी एक स्किल, जैसे अभी शुभम ने बताया आपको, तो ऐसी एक स्किल आप साथ में डेवलप कर लें।
तो ये आपको बहुत आसान कर देगी। बस एक बार आपके हाथ में पैसा आना शुरू होगा ना एंड ऑफ द डे, तो जो फंड आ रहा है वही आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करेगा और उस फिर धीरे 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 आप बिल्कुल मुख्य धारा में आ सकते हो। अब हमारे साथ जो सनराइज कैनल से जुड़े हुए हैं करीब 25-27 शादियां हर साल हो जाती है, क्योंकि पैसे कमाने लगे तो समाज का दृष्टिकोण बदल गया। ऐसे कितनी एग्जांपल है कि हमारे टोटली ब्लाइंड मित्रों को एक एबल बॉडी से नॉर्मल उनके लाइफ पार्टनर मिले, तो ऐसा भी मुमकिन है। और ऐसा नहीं है तो भी आज पैसे कमाने लगे, तो इस तरह से समाज की मुख्य धारा में आना भी बहुत जरूरी है। आप पढ़ना बहुत जरूरी है आपके खुद के वैयक्तिक विकास के लिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़कर हम काम पे लग जाएं। साथ में मेरे पास फर्स्ट क्लास की 2 डिग्रियां हैं, मेरे पास डॉक्टरेट नहीं लेकिन 8 डॉक्टरेट है अलग अलग यूनिवर्सिटी की। तो ये सब बहुत जरूरी है, ये हमें विचार हमारे मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है पढ़ाई, लेकिन उसके साथ में कुछ सीखना होना उसके बाद अगर सक्सेस नहीं मिले तो फिर बहुत बड़ा डिप्रेशन आ जाता है। साइमल्टेनियसली चलना चाहिए, लेकिन अगर करना है तो फिर आप उसमें लग जाएंगे और कुछ मत सोचिए। बहुत कॉम्पिटिशन है, तो आप साथ में अपना काम, आपका फैमिली बिजनेस है, आप किसानी भी कर रहे हो तो उसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया अभी वेंकटेश जी म्यूट करा प्लीज। ठीक है नीलेश्वर जी, हेलो। थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर योर हेलो। सरांना वेळ खूप कमी आहे, तिरुपतीची पुढे सूत्र सुरू करा. सरांनी खूप छान असं मार्गदर्शन आपल्याला दिलेलं आहे आणि नेहमी आपण स्वतःला कमी समजतो की मी दिव्यांग आहे, मला हे मिळायला पाहिजे, मला ते मिळायला पाहिजे. नेहमी आपण यासाठीच प्रयत्न करतो. परंतु सरांनी सांगितलंय की जसं सरांनी सांगितलंय की तुम्हाला दिसतं किंवा त्यांनी असे खूप सारे किस्से शेअर केलेत की जिथे त्यांना लोक म्हणायचे, डोळत लोक की तुम्हाला भीती नाही वाटत का? तर त्यांचं उत्तर असायचं की तुम्हाला दिसतं, मला नाही दिसत. म्हणजेच काय की आपण फक्त प्रॉब्लेम बघतो, पण सर हे एकमेव असे व्यक्ती आहेत की जे प्रॉब्लेमचा विचारच नाही करत. ते प्रॉब्लेम नाही बघत, ते प्रॉब्लेमला ते एक स्वतः चॅलेंज समजतात आणि त्याला ते फेस करतात. आणि सरांनी खूप सारे मेसेजेस आपल्याला त्यांच्या किस्स्यांमधून दिलेले आहेत. सर्वांनी हे स्वतःला प्रॉमिस करून सरांनी सांगितलंय की जेव्हा आता इथून पुढे आपण कधीतरी भेटू त्यावेळेस भरपूर साऱ्यांनी अचिव्हमेंट करायला पाहिजे. तर अध्यक्षीय समारोप ज्ञानेश्वरजी आहेरकर करतील. सो ज्ञानेश्वर सरांना मी विनंती करेन की आपण स्टेजवर येऊन सर्वांना मार्गदर्शन करावं. नमस्कार. या भूमीवर जन्म आलो, या भूमीची शपथ मला, या भूमीच्या कल्याणाविन जगण्याचा ना हक्क मला, या भूमीच्या कल्याणाविन जगण्याचा ना हक्क मला, ही भावना लक्षात घेऊन महाराष्ट्र अंध विद्यार्थी संघ आयोजित, शाखा नांदेड आयोजित युवा दिनाचं औचित्य साधून ही व्याख्यानमाला आयोजित केली. या व्याख्यानमालेचे प्रमुख वक्ते, मुख्य मानबिंदू आदरणीय डॉक्टर भावेश भाटिया सर, मंचावर उपस्थित महाराष्ट्र अंध विद्यार्थी संघाचे आमचे अध्यक्ष हर्षदजी चक्रधरे, जीवनजी मराठे, महासचिव, ट्रेझरर ज्यांनी टेक्निशियन सांभाळलं असे आमचे राहुल सिंगजी, ज्याने आता खूप छान प्रश्न विचारला, आणि समस्त महाराष्ट्र अंध विद्यार्थी संघाचे हितचिंतक आमचे सर्व सन्माननीय, मला वाटतं आपुलकी परिवाराचे SBIचे माजी AGM आदरणीय सायलू दासरवार सर, आपुलकी परिवाराचे आमचे मार्गदर्शक आदरणीय पारसवार सर, समस्त संघ हितचिंतक या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत. आज 23 जानेवारी, खरं तर 12 जानेवारी हा दिवस पूजनीय स्वामी विवेकानंदांचा जन्मदिवस आहे.
आणि विवेकानंदांचा जन्मदिवस आहे, तो दिन युवा दिन म्हणून साजरा केला जातो. पण आणखी अशा एका व्यक्तीचा तोच जन्मदिवस आहे 12 जानेवारी, की ज्या दिवशी युवकांनी स्वतःच्या पायावर स्वावलंबी उभं राहिलं पाहिजे. ज्या मातेनं जो युवक घडवला अशा राजमाता जिजाऊ महासाहेबांची सुद्धा जयंती आहे. आणि हा 12 जानेवारीचा युवा दिन आणि जन्मदिनाचे दोन थोर झाले महात्मे. आणि आज हा कार्यक्रम ज्या शुभदिनी होतो आहे, ज्या शुभ सत्रात होतो आहे, आजच्या दिनी खरं तर स्वतंत्र सेनानी सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती सुद्धा आहे. त्याचप्रमाणे हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबजी ठाकरे साहेबांची सुद्धा जयंती आज आहे. आणि मला सांगायला अतिशय आनंद होईल की अंध विद्यार्थ्यांच्या मंचावरती येणारे सामनाचे मुख्य कार्यकारी संपादक संजयजी राऊत साहेब सुद्धा या मंचावरती आले होते. त्या सामना वृत्तपत्राचा सुद्धा आज वर्धापन दिवस आहे. असा शुभ दिवस आहे. आणि या दिवशी थोर उद्योजक महाराष्ट्रातल्या देशातल्या अनेक उद्योजकांनी ज्यांना सलाम केलेला आहे असे भावेशजी भाटिया सर आज आपल्याला लाभलेले आहेत. आणि डॉक्टर हेलन केलर लुईस ब्रेल या समस्त महामानवांच्या पावन स्मृतीला विनम्र अभिवादन करतो. आणि नांदेड शाखेच्या वतीने आज जो सुंदर आता ज्या काही IBPS वगैरे विविध परीक्षा चालू आहेत, पण बँकिंग क्षेत्रामध्येच नव्हे तर वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये अंध समाजाने या पिढीने युवा पिढीने सुद्धा एक जे लोक सक्सेसफुली आहेत त्यांची प्रेरणा घेऊन याही क्षेत्रात उतरलं पाहिजे, हा हेतू महाराष्ट्र अंध विद्यार्थी संघ शाखा नांदेडचा आहे. भावेश सर, मला सांगायला आपल्याला अतिशय आनंद होईल की महाराष्ट्र अंध विद्यार्थी संघ ची स्थापना 9 ऑगस्टला आपले परम मित्र पोपटरावजी पवार सरांच्या हस्ते झाली. आपण म्हणालात की पोपटराव पवार सर माझे चांगले मित्र आहेत. आणि हा संघ महाराष्ट्राच्या विविध विद्यापीठाची शाखा म्हणून विद्यापीठाचा एक प्रतिनिधी म्हणून राज्य कार्यकारिणी आहे. आणि प्रत्येक विद्यापीठावर एक स्वतंत्र शाखा आणि याचे समस्त पदाधिकारी हे अंध विद्यार्थीच आहेत. हे मला सांगताना अतिशय आनंद होईल. आपण असेल, कृष्णकांत माने सर असतील, आसुदानी ब्रदर्स असतील, महाराष्ट्रातले जे काही सक्सेसफुली व्यक्ती आहेत हे महाराष्ट्र अंध विद्यार्थी संघाच्या मंचावरती आलेले आहेत. आणि तुमच्या मजबूत आशीर्वादावरच्या थापेवरती हा संघ खऱ्या अर्थानं उभा आहे. मला विश्वास आहे की महाराष्ट्र अंध विद्यार्थी संघाच्या या वेबिनार मधून काही विद्यार्थी का होईना आपण अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे की खरं तर पुढे मी येताना मी प्रमुख असेल आणि माझा प्रमुख व्यक्ती स्पीकरवर बोललेला दिसेल एक सक्सेसफुली. मी निश्चित विश्वास देतो सर की ही अपेक्षा आमचा तमाम युवक वर्ग निश्चित पूर्ण केल्याशिवाय राहणार नाही, एवढी ग्वाही मी या निमित्ताने देतो. सृजनशील युवक बनवण्याचं एक केंद्र म्हणजे महाराष्ट्र अंध विद्यार्थी संघ आहे. सर, मला सांगताना आपल्याला आनंद होईल, या संघाचं ब्रीद वाक्य आहे, विद्या धन दिले आम्हास, एक छंद एक ध्यास. आपण अतिशय कवी मनाचे शायर आहात आणि आम्ही म्हणण्याच्या अगोदरच आमची भूक भागावी आणि आपल्या आवाजामधला जो आज आपलं चैतन्य होतं, आजचा जो उत्साह होता, हा आम्हा तमाम युवकांना एक प्रेरित करणारा आणि आम्हाला उद्योजक क्षेत्राकडे वळवणारा हा आपला उत्साह होता. निश्चित मला विश्वास आहे आज महाराष्ट्र अंध विद्यार्थी संघाच्या शाखा नांदेडच्या वतीनं जो कार्यक्रम झाला, आमच्या शाखेचे अध्यक्ष माननीय ललितजी इंगोले, शाखेचे आमच्या महासचिव आमच्या नेत्या काजलजी राऊत, निर्गुणजी सूर्यवंशी, श्रीकांतजी, सगळे अंकुश मोरे, वैभव बिराजदार, ह्या सगळ्या कार्यकारिणी, शिमरन शेख, पंढरी भगत, आमचे उपाध्यक्ष गंगारामजी पाटे, या सगळ्या समस्त कार्यकारिणीचं सगळ्यांचं यश शाखेचं आहे. आणि विद्यापीठाशी एक खूप छान नाळ आपली जुळलेली आहे. सर, मागे आपण म्हणालात की विद्यापीठाच्या प्रत्येक स्पोर्ट याच्यावरती माझं येणं होते किंवा विद्यापीठाशी जर अशा काही शासनाच्या काही स्कीम असतील तर निश्चित स्पोर्टच्या संदर्भात सुद्धा आम्हाला सांगा, आम्ही तुमच्याशी संपर्कात राहू. निश्चित विद्यार्थ्यांना कशा पद्धतीने लाभ देता येईल याकडे आपण लक्ष ठेवूया. आणि विद्यार्थ्यांना आमच्या प्रत्येक कार्यक्रमासाठी आपण जेव्हा जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा आमच्या विद्यार्थ्यांना रोजगारासाठी, स्वयंरोजगारासाठी आपल्या आशीर्वादाची निश्चितपणाने गरज आहे. आणि आपला वेळ आपल्याकडे अतिशय कमी वेळ आहे, तरी सुद्धा मी सरांना म्हणालो, सर 11:30 वाजता आपल्याला कार्यक्रम आहे, मला आपल्या असिस्टंटने सांगितलं. सर म्हणाले, ज्ञानेश्वर तू काही काळजी करू नको, माझा पहिला घास हा माझ्या अंध प्रवर्गासाठी असेल. आणि म्हणून
टायमिंगचा विचार करू नको, मी कार्यक्रमासाठी येईल आणि खूप छान आपल्याशी आपला कार्यक्रम संपन्न होईल हा विश्वास सरांनी दिला आणि अगदी वेळेत सर या ठिकाणी आले. आणि अशाच प्रकारचं बळ आतापर्यंत मी ज्या ज्या व्यक्तींकडे शब्द टाकला, माझा शब्द कधीच खाली पडला नाही. सर, माझ्या शब्दातला गोडवा, आपल्या काळजाचा ठ्याव घेऊन आम्हा तमाम विद्यार्थी वर्गांपर्यंत आपण आपला जीवन प्रवास या ठिकाणी मांडला, त्याबद्दल मी शाखेचा राज्यप्रतिनिधी, संघाचा प्रवक्ता आणि या कार्यक्रमाचा अध्यक्ष नात्यानं मी खरंच आपले ऋण व्यक्त करतो, आपल्या ऋणात राहू इच्छितो. आणि आपल्याबद्दल एवढंच म्हणेन की तुमचं भाषण ऐकत असताना मला एक ओळ आठवली, दिनों का कष्ट हरेंगे और माता के लिए मरेंगे, हम अपनी टेक निभाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे. आपल्या शब्दामध्ये आगे बढ़ते जाएंगे ही कविता मी वारंवार ऐकत होतो तेव्हा मला या कवितेच्या ओळी आठवल्या. खरं तर आपण सुद्धा या देशाचे एक नागरिक आहोत. आपण देण्याची सवय खऱ्या अर्थानं घेण्याची सवय करण्यापेक्षा देण्याची सवय केली पाहिजे. आणि अतिशय त्यागी व्यक्तिमत्व हा आम्हाला तुम्ही खरं तर लाभलेला आहात. त्यामुळे असंच आमच्या सोबत राहा आणि महाराष्ट्र अंध विद्यार्थी संघाचे मार्गदर्शक म्हणून आपण नेहमीच आमच्या पाठीशी उभं राहाल हा विश्वास या निमित्तानं व्यक्त करतो. आणि सरांचा अधिक वेळ न घेता मी माझा अध्यक्षीय समारोप संपन्न करतो. धन्यवाद. खूप धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद ज्ञानेश्वरजी. आणि सरांनी खूप छान असं आपल्याला गायडन्स दिलेला आहे. आणि ह्यामधनं नक्कीच सर, मी सुद्धा तुम्हाला ग्वाही देतो की आम्ही सर्व विद्यार्थी आजपासून आम्ही शिक्षणाव्यतिरिक्त बिझनेसवर सुद्धा प्लस स्वतः स्ट्रगल करून आम्ही स्वतः काहीतरी करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू. तुम्ही ज्या अपेक्षेने ज्या पोटतिडकीने आम्हाला सांगितलं, आम्ही त्याचा नक्कीच विचार करू आणि आम्ही लक्षात ठेवू. आणि इथून पुढे तुम्हाला नक्कीच दिसेल की अंध विद्यार्थी संघाचे जे काही पदाधिकारी आहेत आणि जे काही आम्ही सगळे विद्यार्थी आहोत आमच्या सर्वांमध्ये सुद्धा ही भावना तुम्हाला निश्चितपणे दिसेल. तर मी आदरणीय ललित सरांना विनंती करू इच्छितो की आपण आभार प्रदर्शनासाठी इथे व्यासपीठावर उपस्थित व्हावं. धन्यवाद. आज आपल्याला सखोल असं मार्गदर्शन केलेलं आहे डॉक्टर भाटिया सर यांनी. शाखेने असे ठरवलं की आजच्या काळामध्ये सर्वांनाच नोकरीची तर आवश्यकता आहे, पण सर्वाला नोकरी मिळणं शक्य नाही. त्यामुळे काही लोक उद्योजकाकडे वळाले पाहिजे. या दृष्टीने आपण डॉक्टर भाटिया सरांना बोलवलेलं आहे. तर नक्कीच त्यांनी जे व्याख्यान दिलं त्याचं आपण सोनं करू. आणि त्यांनी अमूल्य वेळ दिला, त्यांचं मी शाखेच्या वतीने खूप खूप आभार मानतो. तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष तसेच अंध विद्यार्थी महाराष्ट्र संघ प्रवक्ता ज्ञानेश्वरजी आहेरकर यांचे मी मनापासून आभार मानतो, शाखेच्या वतीने आभार मानतो. त्यांनी आपला अमूल्य वेळ दिला. तसेच अंध विद्यार्थी संघ महाराष्ट्र या संघाचे अध्यक्ष हर्ष सर, महासचिव जीवन सर, ज्यांनी आम्हाला टेक्निकल सहाय्य केलं, कोषाध्यक्ष राहुल सर व सर्व राज्याचे पदाधिकारी यांचे मी मनापासून आभार मानतो, शाखेच्या वतीने आभार मानतो. जे संघाचे हितचिंतक आहेत त्यांचे बी शाखेच्या वतीने मी मनापासून आभार मानतो व सर्व शाखा या शाखेचे अध्यक्ष महासचिव यांचेही मनापासून आभार मानतो, शाखेच्या वतीने आभार मानतो. व महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातून सर्व हा जे सेमिनार ऐकण्यासाठी आले त्यांचेही मनापासून आभार मानतो. ज्यांनी आज सर्वाला स्वागत गीतातून सर्व स्वागत असं गोड शब्दामध्ये केलं, त्या ताईचे सुद्धा मी आभार मानतो. आणि सरांची थाप अशी मजबूत आशीर्वादाची
अशीच आमच्या पाठीवर असेल अशी आशा बाळगतो. आणि आजचे सूत्रसंचालक आमचे मित्र तिरुपती सर यांनी खूप चांगलं सूत्रसंचालन केलं, त्यांचे आभार मानतो. तसेच आमचे मित्र निर्गुण सर, सर्वांचे मी एकदा मनापासून आभार मानतो शाखेच्या वतीने कोणी राहिलं असेल तर. आणि अध्यक्षाच्या परवानगीने कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. चला आपण